तो देखो दोस्त, हमने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया है। आइसोमेरिज्म पूरा हो चुका है, लेकिन उन सारे आइसोमेरिज्म में पेज नंबर 2 से है ये। अच्छा, आइसोमेरिज्म में एक चीज रह गई है, और वो है हमारा कैलकुलेशन। ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड कैलकुलेशंस रह गए हैं सारे के सारे। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड कैलकुलेशंस क्या होते हैं? जैसे पेज नंबर 2 से ये लिखा हुआ है, पेज नंबर 1 पे वो एक्चुअली मिसिंग हो गया, हम उसके पीडीएफ नहीं बना पाए। उसमें पोलरीमीटर ट्यूब लिखा हुआ है। तो पोलरीमीटर ट्यूब आप लोग को हल्का सा आइडिया दे देते हैं पेज नंबर 1 पे क्या है वो। एक्चुअली हम आपको बाद में भेज देंगे। हम बोलते थे कोई प्लेन एक पोलराइज्ड लाइट है। पोलराइज्ड लाइट हर डायरेक्शन में उसके मतलब परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। जब आप लोग निकॉल प्रिज्म से पास करते हो या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास करते हो, तो आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाती है। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब आप लोग पोलरीमीटर ट्यूब में पास करते हो, अब पोलरीमीटर ट्यूब जो होती है उसके हमने आपको बोला हुआ है कि उसकी लेंथ एल मान लो, एल, उसकी लेंथ एल है। और जिस सब्सटेंस को चेक करना है आपको कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, उसको लिक्विड फॉर्म में, प्योर लिक्विड फॉर्म में या उसके एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में यहाँ पे फिल कर देते हैं, और उसका कंसंट्रेशन सी होता है। कुछ याद है भैया? ऐसे ही तो बताया था। यस यस सर। सर। हाँ तो दोस्त, यही हमने आपको बताया था पेज नंबर 1 पे। वही हमने डायग्राम वायग्राम बना के बढ़िया से समझाया हुआ है, वो बाद में भेज देंगे, इसमें नहीं है वो। तो फिर भी आपको एक चीज बता दें, पोलरीमीटर ट्यूब जो होता है उसकी लेंथ एल और कंसंट्रेशन सी लिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम? हमने बोला अगर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है तो उसके निकलने के बाद वो एक क्लॉकवाइज, डेक्स्ट्रो, लेवो, या तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को डिस्टर्ब ही नहीं करेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव या अकायरल बोल देते हैं। और अगर प्लेन पोलराइज लाइट के जो प्लेन है उसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है तो रेस्पेक्टिवली डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी बोलते हैं। तो ये आपको पता लग गया, लेकिन ये ध्यान रखना सी क्या होता है। सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन। प्योर वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कैसे लिखा जाता है वहां पे? या तो प्योर लिक्विड स्टेट में रखा जाएगा या तो एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में रखा जाएगा, उसका कंसंट्रेशन है सी। एल क्या होता है? लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब, ये होती है। अब कैलकुलेशंस पे आते हैं। तो पहले आपको हल्का सा वही पेज नंबर अभी 1 होता तो उसमें ज्यादा क्लियर था। देखिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, a beam of ordinary light has electric and magnetic vibrations at right angle to each other। आप लोग जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है, जितनी भी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, बैंड पढ़ा होगा, लाइट जो आती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली वो ऑसिलेट करती हैं। तो वही लिखा है, एवरी प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कितना जानते हो ना बच्चा? हेलो हेलो। यस सर। यस यस सर। सर। हाँ तो ये आपको पता लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद बोल रहा है लाइट बिकम प्लेन पोलराइज्ड व्हेन इट इज पास थ्रू अ पोलराइजर विच मे बी अ निकॉल प्रिज्म या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। या पोलराइजर के बारे में हमने आपको बताया था। पोलराइजर बहुत सारे ग्लासेस भी आते हैं जो हम लोग यूज करते हैं व्हीकल चलाते टाइम रात में। और लिखा है एंड ओनली द इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन इन वन प्लेन इमर्जेस आफ्टर पासिंग थ्रू निकॉल प्रिज्म। या जब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या पोलराइजर से अगर आप पास करोगे तो सिर्फ एक ही प्लेन में जो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस होंगे वही निकलेंगे, मतलब एक ही प्लेन के वाइब्रेशंस। अब देखिए, प्लेन पोलराइज लाइट इज प्रोड्यूस्ड, एकदम टॉप से पढ़िएगा, प्लेन पोलराइज लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलरीमीटर एंड passes through a polarimeter tube। पोलरीमीटर में वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस होती है और उसको पोलरीमीटर ट्यूब से पास करते हैं, containing either liquid substance or its solution, enantiomer वही liquid enantiomer या its solution। The angle through which the polarized light has been rotated is measured in an analyzer। देखो दोस्त, थियरी हम आपको पढ़ा चुके हैं, कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। कैलकुलेशन से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला जो है उसको बताने की प्रोसेस में आपको हम थोड़ी थियरी बता रहे हैं। तो ध्यान रखना इसको, क्योंकि ये जरूरी है, नहीं तो अभी तुम समझ नहीं पाओगे, कैलकुलेशन में उल्टा पुल्टा करोगे। हमको पता है कैलकुलेशंस आप लोगों ने बहुत ज्यादा किए नहीं होंगे, हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं।
हर वैरायटी के क्वेश्चन है, डिफिकल्ट भी है, इजी भी है। तो क्वेश्चंस करना सीख जाओ। एक आध क्वेश्चन जेईई मेन में हमको दिखा हुआ है, अभी एडवांस में तो आया ही हुआ है। लिखा है द ऑब्जर्व रोटेशन, उसको बोलते हैं अल्फा ऑब्जर्व। ये ऑब्जर्व क्या है? अबे जब पोलरीमीटर ट्यूब से वो सब्सटेंस रख के पोलरीमीटर ट्यूब में प्लेन पोलराइज लाइट पास करोगे ना, तो पास करने के बाद जो रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आया होगा, उससे बोलते हैं ऑब्जर्व्ड। जो आपने ऑब्जर्व किया, जो आपने वहां देखा, उसे बोलते हैं इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। और फिर उसके बाद क्या बोला है? इफ द पोलराइज्ड लाइट, यहाँ पे इफ द पोलराइज्ड लाइट प्लेन इज रोटेटेड क्लॉकवाइज then enantiomer is said to be dextro-rotatory और small d और प्लस। और अगर पोलराइज लाइट का प्लेन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट में डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी और नेगेटिव और एल। ये पॉइंट्स आपको पहले से भी पता है। अल्फा ऑब्जर्व क्या है? जो वही डेक्स्ट्रो रोटेटरी किसी थीटा एंगल से हुआ होगा, तो उसे बोलेंगे ऑब्जर्व्ड रोटेशन, वो है थीटा। अब एक नया चीज डिफाइन किया जाता है, स्पेसिफिक रोटेशन। जैसे आप इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का अगर हल्का सा आइडिया है आपको, आप जानते हो इंटेंसिव एक्सटेंसिव। स्पेसिफिक वर्ड जिसके आगे आ जाता है, मतलब वो पर यूनिट मास निकाला जाता है जनरली। स्पेसिफिक वर्ड यही तो होता है भैया, पर यूनिट मास से तो निकालते हो जनरली। अरे यस सर। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट जानते हो? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको बोलते हैं। और भी ऐसे कई चीजें आपको हमने केमिकल काइनेटिक्स में स्पेसिफिक एक्टिविटी भी पढ़ाया हुआ है। वही सब है। फिर से सुनिए दोस्त, ध्यान से देखना दोस्त, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। अब यही फॉर्मूले को आपको हम बता दें, इसके टर्म्स टर्म्स समझ लो, क्योंकि कैलकुलेशंस जब क्वेश्चंस करने जाओगे ना, तो इन्हीं टर्म्स पे क्वेश्चन फंसा देता है। लोग समझ नहीं पाते कौन सा टर्म दिया है। तो फॉर्मूला तो बड़ा इजी सा होता है। देखो, इसमें है स्पेसिफिक रोटेशन, उसको लिखा जाता है अल्फा से, और ग्रीन पेन से हमने लिखा है अल्फा। और अल्फा के ऊपर हमने कुछ और बनाया हुआ है। अल्फा के अगर आप देखोगे तो ऊपर लिखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और नीचे लिखा है डी। इससे घबराओ नहीं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कोई मतलब, वो हमेशा 25 ही देगा आपको। और नीचे डी लिखा है, ये एक्चुअली में एक सोडियम होता है, सोडियम की डी लाइन करके बोलते हैं कुछ, अभी बताते हैं इसको, है ना। तो ये बस जो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, इनको आप परेशान ना हो, इनको देख के। इनकी वजह से कभी क्वेश्चन का आंसर नहीं वैरी करेगा, है ना। ये क्या है कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिन कंडीशन में वो एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट हुआ होता है। टेम्परेचर हो गया, और कौन सी लाइन ऑब्जर्व की गई है ना, कौन सी लाइट ऑब्जर्व की गई है, किस लाइट की कौन सी लाइन है, क्या है, वो दिया हुआ है पैरामीटर्स। तो जो अल्फा लिखा है स्पेसिफिक रोटेशन, उसे बोलते हैं। और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो टी लिखा है, ये बस एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट करते टाइम कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ सेटिंग्स की जाती है ना, कि टेम्परेचर ये रहेगा, कौन सी लाइट आप भेजोगे, जिसकी लाइट के प्लेन पोलराइज लाइट बनाना है, वो सब है बस। तो फिर भी आप देखिए नीचे लिखा, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड can be defined as the amount of optical rotation observed when the plane polarized light is passed through a solution of 1 gram per ml, 1 gram per ml concentration, और solution of 1 decimeter long। ध्यान रखना यहाँ पे यूनिट्स। हम लोग बोलते हैं कि भाई स्पेसिफिक वर्ड जब आ जाता है, तो जनरली हम लोग बोलते हैं पर यूनिट मास, या पर यूनिट लेंथ, ऐसे करके बोलते हैं, या पर यूनिट कंसंट्रेशन, पर यूनिट पार्शियल प्रेशर। तो ठीक है, इसने बोला अगर स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहे हो, तो स्पेसिफिक रोटेशन उसे बोलेंगे जब जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, उसका कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर एम एल ले लो। ध्यान रखना 1 kg पर मीटर क्यूब नहीं, 1 ग्राम पर एम एल है ये। तो 1 ग्राम पर एम एल है। और जो आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है, 1 ग्राम पर एम एल हो गया कंसंट्रेशन। और जो पोलरीमीटर ट्यूब है, उसकी लेंथ 1 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर नहीं ना, 1 मीटर, 1 डेसीमीटर है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है, आप लोग जानते हो। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है, ये भी जानते हो। तो वही सब है। तो आपको ये चीज ध्यान, भाई फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे आप लोग, क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला है कि स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू
न्यूमरेटर में लिखा है अल्फा ऑब्जर्व्ड अपॉन एल इंटू सी। मतलब क्या है कि ऑब्जर्व्ड रोटेशन को ही स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं कब, जब कंसंट्रेशन आपने जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का है उसका कंसंट्रेशन 1 ग्राम/ml ले लिया हो और एल की वैल्यू 1 डेसीमीटर ले ली हो, तो डिनोमिनेटर में 1 × 1 वो आ जाएगा 1, और अल्फा की वैल्यू सीधे अल्फा ऑब्जर्व्ड के बराबर हो जाएगी। समझ रहे हो भैया स्पेसिफिक? अरे 1 ये तो जानते हो ना Yes, बच्चा। sir. यस सर। बस अब जितने भी, हाँ दोस्त, अब जितने भी क्वेश्चन है ना उनमें आपको ऐसा ही गिवन रहेगा, कभी स्पेसिफिक रोटेशन दे देगा, ऑब्जर्व्ड रोटेशन पूछ लेगा एल लेंथ और सी कंसंट्रेशन देके, कभी कभी ऐसे ही एल और सी कोई एक डेटा अननोन करके बाकी डेटा आपसे गिवन रहेगा और आपसे पूछ लेगा उस अननोन की वैल्यू। अब हो सकता है उसी में ऑब्जर्व्ड रोटेशन देने के लिए थोड़ा और लंबा प्रोसेस यूज कर ले, वो लंबा प्रोसेस कैलकुलेशन से भरा हो सकता है, लेकिन आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है कि स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू ऑब्जर्व रोटेशन अपॉन एल इंटू सी। कभी कभी 11th वालों को जब देते हैं क्वेश्चन ये वाला, तो वो लोग फॉर्मूले में गड़बड़ी वो बोलते हैं, मतलब अब भाई यूज करते टाइम गड़बड़ी कर लेते हैं वो लोग, गलत हो जाता है उनसे। ऑब्जर्व रोटेशन इज इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन अपॉन एल इंटू सी वो लोग करने लगते हैं कभी कभी। तो तुम लोग तो समझदार हो यार, लॉजिकल है कि स्पेसिफिक मतलब हमें कई यूनिट वाली मतलब 1 1 रखना है एल और सी को, तो भैया वो तो पक्का ऑब्जर्व्ड रोटेशन अपॉन एल इंटू सी रहेगा। ऐसे सोचा जा सकता है कि भाई अगर फॉर्मूला कभी भूल रहे हो तो सोच लो कि वे भाई ऑब्जर्व्ड अपॉन एल सी है कि स्पेसिफिक अपॉन एल सी है, तो अल्फा ऑब्जर्व्ड अपॉन एल इंटू सी रहेगा। और ध्यान रखना एल की वैल्यू हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, किसी बुक आईयूपीएससी का एक्सेप्टेड कन्वेंशन है ये कि एल लेंथ यहाँ पे लिया जाएगा 1 डेसीमीटर। गलती से इसको तुम लोग कोई 1 मीटर 1 सेंटीमीटर ना कर देना। और सी जो होता है वो प्योर लिक्विड, या तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो भरा होगा या तो प्योर लिक्विड स्टेट में होगा या तो एक्वस सॉल्यूशन में होगा। अगर सॉल्यूशन हुआ या जो भी है प्योर लिक्विड में हुआ तो उसको ग्राम/ml में ले लेंगे। कोई बोले सर ग्राम/ml तो डेंसिटी होती है, कोई बात नहीं, प्योर लिक्विड स्टेट में अगर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस तो उसकी डेंसिटी पुट कर देना। अरे खुद ही सोचो, हमने इस फॉर्मूले में कंसंट्रेशन लिखा है, लेकिन सपोज करो कोई प्योर लिक्विड सब्सटेंस वहां ले लेते हो ऑप्टिकली एक्टिव और बोलते हो उसकी डेंसिटी गिवन है। अभी तो 1 ग्राम/ml का मतलब वो ग्राम/ml डेंसिटी ही तो होता है, उसकी डेंसिटी 1 लेनी है आपको। डेंसिटी 1 गिवन है मतलब 1 ग्राम/ml वही कंसंट्रेशन भी है उसका। तो फॉर प्योर लिक्विड के केस में, प्योर लिक्विड सब्सटेंसेस के केस में जो डेंसिटी होती है वही कंसंट्रेशन होता है। समझ में आ रहा भैया? हेलो। Yes, जैसे sir. वाटर, Yes, वाटर, हाँ दोस्त, जब वाटर प्योर लिक्विड होता है उसकी मोलारिटी निकालते हो 55.55, तो प्योर लिक्विड मानते हो उस टाइम, उसकी डेंसिटी जो होती है वही कंसंट्रेशन होता है उसका। तो उसी कंसंट्रेशन को ध्यान में रखते हुए क्या बोलते थे, हमने बोला था डेंसिटी जो होती है 1 ग्राम/ml है, तो इसका मतलब 1 ml वाटर में 1 ग्राम वाटर है, वही कंसंट्रेशन आपने मान लिया था। उसके बेसिस पे आपने 1000 ml वाटर में 1000 ग्राम वाटर मान लिया था, तो वाटर की मोलारिटी आ गई थी प्योर वाटर की 55.55। तो दोस्त अगर 55.55 मोलारिटी आई थी तो आपने उस गिवन डेंसिटी को कंसंट्रेशन अज्यूम कर लिया था। इसका मतलब है कोई भी प्योर लिक्विड वाली चीज होती है तो जो उसकी डेंसिटी होती है वही कंसंट्रेशन लिया जाता है। तो यही, लेकिन अगर दोस्त वो जो आपने पोलरिमीटर ट्यूब में सब्सटेंस रखा हुआ है वो एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में है तो उसको हम लोग सी कंसंट्रेशन लेते हैं, और कंसंट्रेशन आपको वही ग्राम/ml में लेना पड़ेगा। तो होपफुली ये फॉर्मूला आप लोग समझ गए, प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं इसमें कि अल्फा ऑफ ये स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रोटेशन अपॉन एल इंटू सी। एल होता है लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब इन डेसीमीटर जो भी लिखा है, और सी होता है अगर एक्वस सॉल्यूशन सी कंसंट्रेशन ले लेना, और अगर प्योर लिक्विड स्टेट में है आपका ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस तो उसको आप लोग ले लेना डेंसिटी। मतलब हो सकता है आपको प्योर लिक्विड दे के कंसंट्रेशन ना दे, डेंसिटी दे दे, अरे तो वही डेंसिटी प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन होती है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आप प्रैक्टिस करवाएं भैया। अच्छा कुछ और फैक्टर्स भी हैं। हेलो, समझ रहे हो दोस्त? हाँ चलिए देखिए, यस सर। कुछ फैक्टर्स भी होते हैं। हाँ भैया, फैक्टर्स अभी लौट के आके पढ़ाते हैं ना, मतलब क्या है कुछ कैलकुलेशंस करा दें क्योंकि फैक्टर्स
थोड़े से लेस इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, सॉल्वेंट पे। लेकिन क्या है ना, कैलकुल अभी फॉर्मूला देखा है तो जरा कैलकुलेशन कर लो। फिर एक बार देखिए, स्पेसिफिक रोटेशन के आगे को लिखा जाता है अल्फा से, और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट वहां पे लैम्डा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखे होते हैं। इनका क्या मतलब है? तो लिखा है कि भाई मतलब बस उनको उनके फैक्टर्स पे मत देखो, फैक्टर्स अभी नीचे समझ में आ जाएंगे। और ये अल्फा, ये वाला फॉर्मूला, स्पेसिफिक इज इक्वल टू अल्फा ऑब्जर्व्ड अपॉन एल इंटू सी। अल्फा ऑब्जर्व्ड क्या होता है? ऑब्जर्व्ड रोटेशन इन अ सैंपल सेल whose path length is L and मतलब वही लेंथ L और डेसीमीटर में उसमें है। C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है ग्राम पर ml में। फॉर प्योर लिक्विड डेंसिटी ही इसी को बोल देते हैं। और सबस्क्रिप्ट लैम्डा देखिए क्या लिखा हुआ है, ये सिर्फ इतना बताने के लिए यूज किया गया है कि टेल अस दैट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज द डी लाइन ऑफ सोडियम स्पेक्ट्रम, बस इतनी सी बात है। और जो सुपरस्क्रिप्ट है वो टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है। तो उस पे आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा कौन सी लाइट है क्या है, आपको उस पे ध्यान भी नहीं देना है, क्योंकि पूरा एक्सपेरिमेंट उस कंडीशन में कराया जाएगा। तो बस आपको पता होना चाहिए कि सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं खास करके। और ऑब्जर्व रोटेशन तो आप खुद भी देख लोगे। और एल और सी आपको पता है, एल की वैल्यू लेंथ है डेसीमीटर में, और सी है ग्राम पर एमएल में। कैलकुलेशन देखिए, एक एक कैलकुलेशन ये सब अभी आपको मिल जाएगा। आप कैलकुलेशन देखो, लिखना नहीं है ये, हम तो अभी नोट्स भेज देंगे ना, आप लिख तो नहीं रहे हो इसको भैया? है दोस्त? नो सर। अबे लिख रहे थे। हाँ, तो क्लास में पढ़ाते हैं ना तो उसको लिख लिया करो। यहाँ अगर हम कुछ पहले से ही रिटर्न फॉर्म में है, क्योंकि ऐसे लिखवाएंगे ना तो आज की क्लास में हो भी नहीं पाता, ये बहुत सारे क्वेश्चन है ना। तो हमने क्या किया, आप इसको पीडीएफ भेज देंगे तो देख लेना आप लोग। या पीडीएफ आपको हो सकता है भेजी भी हो, हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी टाइम सेंड किया था क्या? ऑप्टिकल एक्टिविटी के टाइम नो सर। नहीं किया था? अच्छा तो नो चलो सर। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, नहीं भेजा, चलो देखो। पेज नंबर 4 से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत पेजेस हैं इसमें, देखो नीचे एकदम बहुत सारे दिख रहे हैं, एक एक करके। लेकिन ध्यान रखना आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, बस यही अल्फा स्पेसिफिक ये यूज करना पड़ेगा, इज इक्वल टू अल्फा ऑब्जर्व अपॉन एल इंटू सी, यही यूज करना है। कैसे यूज करना है, किन किन कंडीशंस पे, वो आपको कंडीशंस पता लग गई हैं। लिखा कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन, क्वेश्चन पढ़िए, कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ कोनाइन, कोई कोनाइन सब्सटेंस है, एक अटॉक्सिक कंपोनेंट ऑफ पॉइजनस हेमलॉक, कोई पॉइजन होता है हेमलॉक, उस पॉइजन हेमलॉक में कोई टॉक्सिक कंपोनेंट है ये। लिखा इट इज अ सॉल्यूशन इफ अ सॉल्यूशन 0.75 ग्राम पर 10 ml, एक सॉल्यूशन है इसका जिसका कंसंट्रेशन गिवन है 0.75 ग्राम पर 10 ml, इज प्लेस्ड इन 1 डेसीमीटर पोलरीमीटर ट्यूब, 1 डेसीमीटर लंबा पोलरीमीटर ट्यूब है, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड कि ऑब्जर्व्ड रोटेशन इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी लाइन ऑफ सोडियम गिवन है is 1.2 डिग्री, सॉरी ऑब्जर्व्ड रोटेशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.2 डिग्री। तो पूछा है बताओ स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा? तो भैया ऑब्जर्व्ड रोटेशन की वैल्यू 1.5 डिग्री आपको गिवन है, 1.2 डिग्री, और डिनोमिनेटर में जब करोगे तो मेरे दोस्त एल की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? गिवन है 1 डेसीमीटर। और सी की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.75 ग्राम पर 10 ml। तो हम लोग क्या बोलते हैं भैया, 1 ml में देखते हैं ना, पर ml में। यस सर। हाँ तो 10 ml में 0.75 है, तो 1 ml में कितना आ जाएगा? 0.75। 0.075। हाँ अपॉन 10, ऐसे मतलब 0.75 अपॉन 10 आएगा। तो यहाँ से तुम्हारा स्पेसिफिक रोटेशन आ जाएगा दोस्त इसका, कोनाइन का। ले यार, नहीं बता रहे हो तुम लोग। यस सर। यस सर। यस सर। तो हाँ तो 0.75 अपॉन 10 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 आ रही हो, मतलब कैलकुलेट करने पे। ऑल्सो इसमें पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन एंशियोमर ऑफ कोनाइन।
अबे तो जो स्पेसिफिक रोटेशन तुम निकाल रहे हो इसका एक और नेगेटिव साइन लगा देना बस, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी कंपोनेंट का निकाला है ना, तो उसके एनेंशियोमर का नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो आंसर वो देखो बगल लिखा है। अगर एक का 16 आया, जैसे ये आपने किया था, ये 16 आया था, तो इसका एनेंशियोमर जो आएगा वो पक्का लेबोरेटरी होगा, तो -16 आएगा। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त। तो ये वाला इजी क्वेश्चन था और आपको फॉर्मूला ही तो यूज करना था इसमें। किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट है कोई? है भैया? नो सर। नो सर। हाँ, तो ये वाला हो गया क्वेश्चन। ध्यान रखना आप, ये सबको सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, किसी को डाउट हो क्वेश्चन में तो बस पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर तो बाद में आ जाएगा। लिखा है अ सॉल्यूशन ऑफ 2 ग्राम, ध्यान से देखना 2 ग्राम है, और लिखा है पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड। पॉजिटिव मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि नहीं भाई? जैसे पॉजिटिव लिख दिया तो इसका मतलब है तो डेक्स्ट्रो की बात कर रहा है। लिखा है 2 ग्राम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड इन 10 ml ऑफ वाटर, मतलब इसका कंसंट्रेशन पता लग गया आपको। 2 ग्राम इन 10 ml, तो पर ml हमें चाहिए जो फॉर्मूला आप यूज करते हो, अल्फा स्पेसिफिक इज इक्वल टू अल्फा ऑब्जर्व्ड अपॉन एल इंटू सी में, उसमें कंसंट्रेशन की वैल्यू ग्राम पर ml में होती है। इसने 2 ग्राम 10 ml में दिया है, तो 1 ml में क्या हो जाएगा? 0.2 ग्राम। तो कंसंट्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 2/10। फिर बोला है इसको प्लेस किया गया 100 मिलीमीटर पोलरीमीटर ट्यूब में, 100 पोलरीमीटर ट्यूब में। और फिर बोला है कि यूजिंग सोडियम की डी लाइन है, एक रोटेशन ऑफ 1.74 डिग्री वाज ऑब्जर्व एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बोला स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बताओ और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड बताओ। तो दोस्त अभी आपने देखा था, पहले सिंपल सिंपल बता रहे हैं, इतना वो खुश ना हो जाना कि बहुत सिंपल है। अल्फा स्पेसिफिक इज इक्वल टू अल्फा ऑब्जर्व्ड अपॉन एल इंटू सी होता है। तो भैया ऑब्जर्व्ड रोटेशन 1.74 है, और सी की वैल्यू आपने अभी निकाली थी, कितनी आई थी वे? 2/10। अब बताओ एल की वैल्यू क्या पुट करोगे? सर 1 1 पुट कर। भैया 100 mm है, हमें डेसीमीटर में पुट करना होता है, तो 100 mm 1 डेसीमीटर ही होता है। एल की वैल्यू डेसीमीटर में पुट करनी होती है। इसको सॉल्व कर लोगे और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, 8.7 आ जाएगा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का, उसके एनेंशियोमर का एल ग्लिसरॉल्डिहाइड हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ना दोस्त, फॉर्मूला ही तो यूज कर रहे हैं। यस सर। सर ठीक है दोस्त, हाँ बहुत अच्छे भैया। कोई डाउट हो तो पूछ लेना बे। थर्ड वाला देखो, पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा देते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हैं, अच्छे क्वेश्चन भी हैं। पहले फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाओ, एल सी ये सब। लिखा है एक 1 ग्राम सैंपल है, इज डिजॉल्व्ड इन 20 ml एथेनॉल। तो 20 ml एथेनॉल में किया गया है, तो पर ml कितना डिजोल्व किए होंगे? तो 1/20। तो यही हो जाएगा जो फॉर्मूले में कंसंट्रेशन पुट करना है। फॉर्मूले में जो कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करनी है, सी की वैल्यू, वो 1/20 पुट करनी है। अरे नहीं, पुट नहीं करनी है अभी, देखो तो। उसके बाद बोला है कि 5 ml इस सैंपल का ले लिया हो, और उसको हमने 20 सेंटीमीटर पोलरीमीटर ट्यूब में रख दिया, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पोलरीमीटर ट्यूब में रख दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ऑब्जर्व्ड रोटेशन आ गया -1.25। इसका मतलब ये तो लेवोरोटेटरी है। तो बोला स्पेसिफिक रोटेशन बताओ। तो अब ध्यान से देखना थोड़ा सा दोस्त, अल्फा स्पेसिफिक इज इक्वल टू अल्फा ऑब्जर्व्ड, अभी आपने अपॉन एल इंटू सी किया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। अल्फा ऑब्जर्व की वैल्यू -1.25 है, तो ये कुल मिला के सिर्फ इतना बताना चाह रहा है कि लेबोरेटरी है और कुछ थोड़ी। सी की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1/20 पुट करोगे? यस सर। ओ गलत है। नो सर, सर 5 वाला पुट करेंगे। हाँ तो क्या पुट करोगे? उसने बोला 1 ग्राम को 20 ml में डाल दिया गया था, लेकिन उसमें से 5 ml सैंपल लिया है, 1 ग्राम 20 ml वाला थोड़ी लिया है। एल की वैल्यू क्या पुट करोगे? जल्दी बताओ, नीचे तुम लोग बताओ, हमको जल्दी बताओ भैया। सर 2 DM। सर 2। यस हाँ सर 2 2 डेसीमीटर, बहुत प्यारा दोस्त। सी की वैल्यू क्या पुट करोगे?
1/4 एक लोग बता रहे हैं। और दोस्त सर कोई 1/20 जल्दी से। करेंगे। 1/20 एक लोग बता रहे हैं, और बताओ जल्दी से बता दो फिर हम बताएं। तो 1/5 1/4, 1/5, 1/20, और कोई जल्दी बताओ। किसी ने 1/4 बोला, किसी ने 1/5, किसी ने 1/20। जल्दी बताओ, अगर कोई कॉमन आंसर आए तो हम फिर सोचें उस पर। नहीं बताओगे? देखो बे, तुम लोग 12th पास में हो, उसके बाद ऐसे हरकतें कर रहे हो। सर 1/20 है। 1/20 लोग बता रहे हैं। सुनो तो, एक्चुअली में पूरा 20 ml एथेनॉल लिया नहीं गया था। हम बता रहे हैं, हो सकता है आंसर वही आ जाए, लेकिन फिर भी सुनो। कैलकुलेशन एक्चुअली में आपको 5 ml से करना पड़ेगा, क्योंकि 120 ml 1 ग्राम जो लिया हुआ है वो आपने लिया था उसमें, मतलब जो भी लिया था। वैसे कंसंट्रेशन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मोलारिटी किसी की भी देखते हो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, चाहे 1 ml ले लो, चाहे 2 ml ले लो, चाहे 10 ml ले लो। मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर अगर 55.55 है तो 1 लीटर ले लो, 10 लीटर ले लो, 50 लीटर ले लो, मोलारिटी उसकी 55.55 ही रहेगी। कोई बोले सर वो 5 ml हमने लिया है, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो 5 ml से कर लेते हैं। अबे 20 ml में 1 ग्राम हुआ करता था, तो 5 ml में कितना हो जाएगा? 1/4 ग्राम नहीं हो जाएगा? हेलो यस सर। यस भैया, सर। 20 ml एथेनॉल अगर आपने लिया था, 1 ग्राम सैंपल को 20 ml में डाला गया था। सपोज करो 1 ग्राम एथेनॉल को 20 ml में आपने मिक्स कर दिया, ओ सॉरी 1 ग्राम सैंपल को 20 ml एथेनॉल में मिक्स कर दिया। एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया। होमोजेनियस सॉल्यूशन में बोलोगे कि भैया 20 ml एथेनॉल है, और 20 ml एथेनॉल में होमोजेनाइजली 1 ग्राम सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उसमें से आपने 5 ml उठा लिया, तो 5 ml उठा लिया तो 5 ml में अगर होमोजेनियस सॉल्यूशन है तो जो मतलब 20 ml का 5 ml कितना होगा? 1/4। तो जो 1 ग्राम सैंपल है ना, उसका भी 1/4 चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है भैया कि दोनों का रेशियो सेम आएगा। तो जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है, हम लोग पर उसमें देखते हैं ना भैया, ये पर ml में। तो अगर आपने देखा हुआ है, रुक जाओ हमारी बात सुनो। तो अच्छा 5 ml में कितने ग्राम होगा? कितने ग्राम होगा? 1/4 ग्राम आएगा। 1/4। 1/4 ग्राम। 1/4 ग्राम आएगा। लेकिन दोस्त हमें पर ml चाहिए, तो पर ml चाहिए तो क्या 1/5 फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यस सर। यस तो सर। आंसर तो 1/20 ही आएगा। कंसंट्रेशन की वैल्यू, कंसंट्रेशन की वैल्यू 1/20 ही आएगी। और वैसे भी सोच सकते हो, जो हमने आपको बताया कंसंट्रेशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, आप लोग पढ़ाए थे। अरे किसी भी सॉल्यूशन का पीएच, पीओएच, कंसंट्रेशन, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। आप चाहे 1 लीटर सॉल्यूशन ले लो, चाहे 10 लीटर। सपोज करो कोई बोले 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसकी मोलारिटी है कोई एक्स। अब पूरी क्लास में हमने उसी 1 लीटर सॉल्यूशन का 10 ml 20 ml डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तुम लोगों को, सबकी मोलारिटी एक्स ही रहेगी। तो कंसंट्रेशन वही रहने वाला है जो शुरू में था, अगर उसमें से कोई सैंपल निकालते हो तो आप चाहो शुरू वाले से ही कर लो, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए उसने 5 ml से दे दिया है। तो मतलब ये तो इससे एक चेक हो गया कि आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी का आइडिया है कि नहीं है। अब नहीं है तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन से भी कर सकते हो। उसने एक चीज देखी कि भाई आपको आइडिया है कि नहीं कि कंसंट्रेशन इंटेंसिव होता है 1/20 ही रहेगा। और जिसको अगर प्रॉब्लम है वो ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। 5 ml सैंपल लिए हुए हो ना भैया, तो 20 ml जब आपने एथेनॉल लिया था तो उसमें 1 ग्राम सैंपल हुआ करता था। अब आपने 20 ml से 5 ml कर दिया, तो अमाउंट भी तो होमोजेनियस सॉल्यूशन में 1/4 टाइम्स हो जाएगा। अबे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? यस हाँ सर। सर। यस सर। यस सर। हाँ दोस्तों, इसका आंसर -12.5 डिग्री ही आएगा, स्पेसिफिक रोटेशन इसका। तो आगे चलें भैया, समझ में आ रहा है? अब डिफिकल्ट वाले पे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। बताया जाए दोस्त? यस सर। यस सर। देखो नेक्स्ट वाला देखिए, लिखा इफ अ सैंपल, इफ अ प्योर, मतलब ऐसे देखो, इफ अ सैंपल ऑफ प्योर आर एन एंशियोमर
प्योर आर, कोई बोले क्या है आर वाला, डेक्स्ट्रो है कि लेवो है? हम आपको फिशर प्रोजेक्शन पढ़ाते टाइम में बता दिए थे, आर का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं होता, आर का मतलब लेवो नहीं होता। आर कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा तभी मानना उसको। तो उसने बोला है सैंपल ऑफ प्योर आर एनंशियोमर, प्योर आर है तो हो सकता है प्योर डेक्स्ट्रो हो, प्योर लेवो हो। ऑफ अ मॉलिक्यूल हैज अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ -40 डिग्री, इसका मतलब वो लेवो रोटेटरी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आर को लेवो माना गया है। तो बोला स्पेसिफिक रोटेशन प्योर एस का बताओ, कैसे निकालोगे? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या भैया? टी नहीं हो जाएगा? सर साइन चेंज कर हो जाएगा। अरे +40 हो जाएगा, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो लोग? +40 डिग्री हो जाएगा। अरे अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन 3 कराए हैं, उन तीनों क्वेश्चन में डेक्स्ट्रो का निकालते थे और लेवो का पूछते थे, और यहाँ पे तुमको दे ही दिया गया तो बस +40 डिग्री हो जाएगा प्योर एस वाले का। सिंपल सा है। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आइए। बोला है इसमें इफ द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ R2 methyl hexane to all is -35 degree, what is the specific rotation of S hexane to all? बताओ। सर सी ऑप्शन। यस सर, सी ऑप्शन। और कोई जल्दी बताओ यार, तो हम आगे बढ़े, जल्दी से तुम लोग बता दिया करो। वॉइस आ रही ना हमारी, जल्दी बताओ बताओ। A B C। सर बी पढ़ लो ऑप्शन। क्वेश्चन, अपने आप से पढ़ लो, अब नहीं तो कहोगे कि सर जल्द अपने आप ही पढ़ लेते हैं, अपने आप आंसर बता देते हैं। चलो बताओ बताओ बताओ, एक बार और बताओ। अरे नानियस का कोई तो बोलो भैया, एक साथ बोलो, यूनिसन में बोलो, जो भी सर बी बताओ तो। ऑप्शन। बी ऑप्शन, आर का ये दिया है R2 मिथाइल हेक्सेन टू ऑल। तुम लोग दोस्त ऐसे हो गए हो, तुम लोग को तो पकड़ के मारना चाहिए, साले मॉलिक्यूल ही अलग अलग हैं ये दोनों। तुमको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दिया, तुम समझ लियो उसको जो है ये मॉलिक्यूल पूरा अलग है, और दूसरा जो लिखा है वो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, उसका ऑप्टिकल रोटेशन 0 आएगा। एस हेक्सेन टू ऑल का ऑप्टिकल रोटेशन 0 नहीं आएगा, एस लिखना ही गलत है उसमें, एस होता ही नहीं है उसमें, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और R2 मिथाइल हेक्सेन टू ऑल का, हेलो, तुमको ये समझ में नहीं आया? मॉलिक्यूल एंटायरली डिफरेंट है, यस सर। और पहला वाला ऑप्टिकली एक्टिव है भी, उसका स्पेसिफिक रोटेशन आपको -35 दिया है। तुम्हें क्या लग रहा है उसका एनेंशियोमर पूछा हुआ है? अरे मॉलिक्यूल पढ़ना ही नहीं जानोगे तो एग्जाम में ऐसे ही करके आओगे ABC तुम लोग। हमने कब बोला था एनेंशियोमर है? हम तो नाम पढ़ के बताए थे, R2 मिथाइल हेक्सेन टू ऑल और S हेक्सेन टू ऑल। अब 2 मिथाइल तुम अंडरस्टूड कर लिया उसी में, ऐसे सिली मिस्टेक करके आओगे फिर बोलोगे हमारा हुआ नहीं एडवांस में, मेंस में। अरे समझ में आ रहा है दोस्त? थोड़ा केयरफुली, नींद में हो क्या तुम लोग बे? पढ़ते नहीं हो ध्यान से? होश में आके करो, एग्जाम देने जा रहे हो तुम लोग एडवांस का, मेंस का। फॉर्मूला तो यूज करना समझ रहे हो भैया? कुछ हमने फॉर्मूले के अलावा बताया नहीं, अब तो बस वैसे ही नॉर्मल कंफ्यूज और टेक्निकल पॉइंट्स इधर उधर कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो और हमको बताओ आंसर क्या होगा, कैसे निकालोगे। लिखा है 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ध्यान से देखिए, चलिए हम ही पढ़ देते हैं, ज्यादा लोड ना लो, दिमाग फट जाएगा तुम लोग का, दिमाग लगाते हो नहीं, बचा के रखोगे दिमाग में, जाने क्या करने वाले हो। 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड was dissolved in 2 ml of a solvent at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया 0.5 ग्राम। फिर बोला द सॉल्यूशन वाज केप्ट इन अ सेल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर
and observed rotation was 10 degree. What is a specific rotation of its enantiomer? हम तुम्हें प्रैक्टिस पहले इजी क्वेश्चंस की करा रहे हैं, इस फॉर्मूले से तुम्हें एकदम यूज टू करवा दे रहे हैं कि अल्फा स्पेसिफिक इज इक्वल टू अल्फा ऑब्जर्व्ड अपॉन एल इंटू सी। तो अल्फा ऑब्जर्व की वैल्यू है +10, इसका मतलब ये कंपाउंड एक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। अपॉन एल की वैल्यू क्या पुट करोगे दोस्त? 1 एल की वैल्यू जो भी पुट करते हैं हम लोग, ऐसा कन्वेंशन है कि एल की वैल्यू डेसीमीटर में ही पुट करते हैं, तो 1 डेसीमीटर। सी की वैल्यू क्या पुट करोगे? 0.5/2 0.5/2। बहुत बढ़िया दोस्त है। 2 ml में क्या है? 0.5 ग्राम। तो 1 ml में क्या होगा? तो 0.5/2 होगा 1 ml में। यही कंसंट्रेशन होता है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना दोस्त, और कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा इसका। तो देखो तुम लोग सिली Yes, चीज, sir. मतलब ऐसी मिस्टेक कर रहे हो, और फिर इसीलिए बच्चों का जेई मेन जे एडवांस में प्रॉब्लम होती है। ना तो केयरफुली पढ़ते हैं, ना फॉर्मूला ध्यान से लगाते हैं। तो ये तो आ जाएगा, इसका अल्फा स्पेसिफिक आ जाएगा आंसर। लेकिन क्वेश्चन में उसने एनेंशियोमर का, इसके एनेंशियोमर का पूछा है। अरे तो माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है दोस्त, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझ के करना इसको, बहुत कंफ्यूजन वाला है। मतलब इसमें हम पहले ही वार्न कर दे रहे हैं तुम्हें। लिखा है अ सैंपल कंटेनिंग अ सिंगल एनेंशियोमर ऑफ फ्लोक्सिटीन। कोई बोले ये क्या होता है? अरे तुमसे क्या मतलब फ्लोक्सिटीन क्या होता है? बस तुम कंपाउंड देखो बस। सिंगल एनेंशियोमर बोला है, या तो डेक्स्ट्रो होगा या तो लेवो होगा। बोला पोलरीमीटर ट्यूब में डाल दिया। ऑब्जर्व रोटेशन इज 9.06 डिग्री। मतलब ये जो फ्लोक्सिटीन है, इसका आपने डेक्स्ट्रो रोटेटरी ले रखा है, और ऑब्जर्व रोटेशन आपको मिल रहा है। बोला द सैंपल वाज मेड बाय डिसॉल्विंग। सैंपल बनाया कैसे गया था? 1.24 ग्राम फ्लोक्सिटीन in a solution with total volume of 2.62 ml। टोटल वॉल्यूम था 2.62 ml, और 1.24 ग्राम फ्लॉक्सीटीन मिला दिया गया उसमें। और बाकी वही डेटा दिया है कि किस कंडीशन में किस पैरामीटर्स को लेकर रिएक्शन कराई गई थी, रादर एक्सपेरिमेंट। लाइट सोर्स वाज अ सोडियम लाइन डी लाइन, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब वाज 1.25 डेसीमीटर। तो यहाँ भी फॉर्मूला आप वही लगाओगे। अब तुम लोग बताओगे हमको। क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन लिखने में, क्योंकि तुम लोग लिखने पढ़ते नहीं हो ना, मतलब जो लिखा हुआ है तुमको लगता है बस हम आंसर पे टूट पड़े, डेटा देखते नहीं हो। चलो बताओ, हम यहाँ अल्फा ऑब्जर्व्ड ये स्पेसिफिक पूछा है, बताओ दोस्त क्या रखेंगे न्यूमरेटर में? बोलते जाओ, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। 9.06 डिग्री, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? जो बोलोगे वही लिखेंगे। 1.25 into 1.25 डेसीमीटर है लेंथ, क्योंकि लेंथ का कन्वेंशन है, आपको हम शुरू से यही बता रहे हैं। और जो इसकी वो है कंसंट्रेशन, लो बताओ। 1.24/2.62 Yes, sir. 1.24/2.62 कैलकुलेट कर लो, ये सेंटीग्राम पर ml आएगा। और ये जो भी आंसर आएगा वो अल्फा स्पेसिफिक आएगा। ये क्वेश्चन है फ्लॉक्सिटीन का, जो भी आंसर दिया है। फ्लॉक्सिटीन का आइसोमर पूछता अगर एनेंशियोमर, तो माइनस में आंसर आ जाता, माइनस जो भी आएगा 15.3। तो पहले तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, नहीं तो अभी हम आगे अभी ऑप्टिकल प्योरिटी आपको बढ़ाने वाले हैं। तो जब यही नहीं यूज करना सीखोगे तो ऑप्टिकल प्योरिटी कहाँ से समझ पाओगे? थोड़ी देर बाद इसी के नीचे जब चलते जाओगे। और इसमें भी तुम लोग को न जाने क्या क्या डाउट हो रहा है दोस्त, ऐसे कैसे चलेगा? लो एग्जाम्पल नंबर 6, इसको देखो। ओ सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 8, ध्यान से पढ़ो इसको। लिखा है द कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड dissolved in water is 4.5 ग्राम पर 100 ml। 4.5 ग्राम पर 100 ml में डिसॉल्व किया गया। कंसंट्रेशन इससे सी आ जाएगा, जो फॉर्मूले में सी पुट करते हो वो। फिर बोला है
अ पोर्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन, एसी का एक पोर्शन ले लिया गया। पोर्शन मतलब, तो अभी तक हम आपको बता चुके हैं, कोई भी पोर्शन लोगे कंसंट्रेशन जो आपने निकाला है वो सेम रहेगा, क्योंकि आपको हमने बोला कि भाई हमारे पास 1 लीटर पानी है, उसकी मोलारिटी 55.55 है। तो आप में से पूरी क्लास में हम सबको दे दें उसी का 10 ml 20 ml 50 ml, सबकी मोलारिटी 55.55 रहेगी, कंसंट्रेशन सबका वही रहेगा। क्योंकि जिस रेशियो में आपको हम वॉल्यूम देंगे डिक्रीज करके, उसी रेशियो में उसका अमाउंट भी डिक्रीज हो चुका होगा, मोल्स भी डिक्रीज हो चुके होंगे। तो रेशियो सेम है तो मोलारिटी हैज टू बी फिक्स्ड। मोलारिटी, मोलालिटी, सॉरी नॉर्मालिटी, कंसंट्रेशन, ये सब। चलो फिर भी लिखा है अ पोर्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन इन अ 5 सेंटीमीटर पोलरीमीटर ट्यूब causes an observed rotation of -1.4 डिग्री। अरे इजी है भाई, उसने बोला लेंथ दे दिया आपको पोलरीमीटर ट्यूब का, और बोल दिया भैया कंसंट्रेशन भी पता है आपको, ऑब्जर्व्ड रोटेशन भी दे दिया। फिर बोला स्पेसिफिक रोटेशन बताओ कंपाउंड का। तो पहले क्वेश्चन ए बी सी ऐसे कई क्वेश्चन है, ए वाला देखिए। तो अल्फा स्पेसिफिक जब आप निकालोगे तो क्या अल्फा ऑब्जर्व्ड अपॉन एल इंटू सी करोगे? हम बार बार फॉर्मूला सोचो हम लिख रहे हैं कि सिर्फ तुम्हारे दिमाग में एकदम भर जाए, कभी गलती ना हो। ऑब्जर्व्ड रोटेशन कितना है दोस्त? -1.4। तो ठीक है, -1.4 ले लेते हैं। एल की वैल्यू क्या पुट करोगे, जल्दी बताओ। 0.5 1/2। हाँ वही 0.5 डेसीमीटर या 1/2 डेसीमीटर, क्योंकि कन्वेंशन है डेसीमीटर में ही पुट करना है। और सी की वैल्यू क्या पुट करोगे? 4.5 upon 100 100 हाँ तो 4.5 अपॉन 100, तो यहाँ से 4.5 अपॉन 100 पुट करोगे तो इससे आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, बी वाला, इसी का बी पार्ट। predict the observed rotation if the same solution were placed in 10 centimeter tube। 10 सेंटीमीटर में अगर रख दोगे तो क्या हो जाएगा? 5 से वॉल्यूम आपने, सॉरी लेंथ क्या कर दी ट्यूब की? डबल कर दी। अबे तो लेंथ अगर डबल कर दोगे तो स्पेसिफिक रोटेशन वाले फॉर्मूले में एल की वैल्यू जो है वो डबल नहीं हो जाएगी? yes sir तो Yes, sir. ऑब्जर्व, हाँ Yes, तो sir. ऑब्जर्व, तो भैया ऑब्जर्व रोटेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, उसने स्पेसिफिक नहीं पूछा है, ऑब्जर्व पूछा है। एक मिनट, observe double ऑब्जर्व हो पूछा, जाएगा सर तो ऑब्जर्व्ड इनिशियल का डबल नहीं हो जाएगा फिर? अरे लेंथ को भैया, अल्फा ऑब्जर्व्ड की Yes, वैल्यू sir. क्या आएगी? Yes, sir. सर हो जाएगा। अल्फा ऑब्जर्व्ड, हाँ अल्फा स्पेसिफिक इंटू एल इंटू सी। तो तुमने एल डबल कर दिया है, सी वही रखा है। तो स्पेसिफिक अभी आप निकाल चुके हो, तो स्पेसिफिक जो निकाले हुए हो आप, वो तो आपको पहले से, या ठीक है फिर भी स्पेसिफिक तो वही रहेगा जो भी है। एल डबल करोगे तो डबल नहीं हो जाएगा वो? yes sir अरे सबको समझ में आ रहा है दोस्त ये Yes, sir. क्वेश्चन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ दोस्त, हमको सी वाला बताओ, सी पार्ट। लिखा है प्रेडिक्ट, थोड़ा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हो सकता है। सी पार्ट देखिए, लिखा है प्रेडिक्ट द ऑब्जर्व्ड रोटेशन, ऑब्जर्व्ड पूछा है इस बार। इफ 10 ml of solution were diluted to 20 ml and placed in 5 centimeter tube। क्वेश्चन यही है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मतलब ये ऊपर वाले क्वेश्चन का ये थ्रेड है जो चल रहा है लास्ट वाला, लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे ये बताओ हमको। सी पार्ट का कैलकुलेशन कैसे करोगे? उसने बोला ऑब्जर्व रोटेशन बताओ इफ 10 ml ऑफ सॉल्यूशन, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन वर डाइल्यूटेड टू 20 ml। तो शुरुआत में कितना लिया गया था भैया? एंड प्लेस्ड इन 5 सेंटीमीटर क्यूब। शुरुआत में 100 ml लिया गया था ना दोस्त, तो 100 ml में 4.5 ग्राम था, तो 10 ml सॉल्यूशन था। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमारी बात सुनो। सबसे पहले जो था वो 4.5 ग्राम था 100 ml में। तो भैया अगर आप 10 ml में जाओगे, तो 10 ml में अगर आप जाओगे तो क्या 0.45 ग्राम आएगा? बताओ दोस्त। Yes, yes sir. sir
और फिर बोला इसी में आपने 10 ml वाटर ऐड कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, इसका मतलब 20 ml में 0.45 ग्राम आ गया। तो कंसंट्रेशन निकालोगे तो जो आपको सी यूज करना है फॉर्मूले में, तो 0.45/20 ग्राम पर ml आएगा। ये सी की Yes, वैल्यू sir. होगी। Yes, sir. क्वेश्चन में सी की वैल्यू ये पुट करनी है तुम्हें। ये गिवन था ना 4.5, सबको समझ में आ रहा है दोस्त? ये हम क्या कर रहे हैं, Yes, तुम्हारे sir. लिए हम करके दिखा रहे हैं Yes, ना। तो ये सी की वैल्यू पुट करनी है और लेंथ क्या दी हुई है 0.5, मतलब लेंथ आपको कितनी दी है 5 सेंटीमीटर ट्यूब है, तो इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी रखोगे डेसीमीटर में, 0.5 रखोगे। Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त। तो अल्फा ऑब्जर्व्ड की वैल्यू, ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू अल्फा स्पेसिफिक इनटू एल, एल की वैल्यू आपने रख दिया 0.5 इनटू सी, फॉर्मूले में जो रखा जाता है 0.45/20। तो भैया एक बात बताओ, अल्फा स्पेसिफिक कहाँ से लाके रखोगे? जो कैलकुलेट किया था पहले। सर वो तो ये पहले वाला। calculate अरे पहले वाले तो वो जो ए तो पार्ट में possible। कैलकुलेट किया था, ए पार्ट में स्पेसिफिक वाला, उसी को लाके यहाँ पे पुट कर दो। पुट करके देखो आंसर -0.69 आ रहा है। देखो यार तुम लोग करते नहीं हो, समझ में तो आ रहा है ना क्वेश्चन। अगर आईटी में आ जाएगा तो इतना टाइम लगाओगे क्या? सब कुछ लिखा हुआ है, हम तुम्हें फॉर्मूला भी बता रहे हैं, तुम आईटी में कर ही नहीं पाओगे, इसका मतलब। हाँ सर, आ अपने रहा आप से नहीं कर पा रहे हो, आ रहा है? बहुत बढ़िया यही आ रहा है सर। दोस्त। Yes, sir, आ रहा है। Yes, अच्छा sir, आ रहा ठीक है। है, बहुत हाँ, बढ़िया yes, दोस्त। sir. हाँ तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आप लोगों की प्रैक्टिस पता नहीं रही हो, नहीं रही हो, हमें नहीं लगता कि किए होगे, लेकिन आप कर लो दोस्त। आईआईटी में क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंस में भी, एडवांस में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, कैसे करोगे आंसर? मतलब अब तो दिख गया है आप लोगों को, आंसर लिख देते हैं इसलिए कि भाई कोई करना चाहे तो कर ले। लिखा a pure enantiomer has an optical rotation of -0.82 डिग्री, ये लिखा हुआ है। और वन मेजर्ड इन 1 डेसीमीटर ट्यूब, 1 डेसीमीटर ट्यूब में इसको मेजर किया गया है। और जब कंसंट्रेशन इसका 0.3 ग्राम पर 10 ml हुआ करता था। स्पेसिफिक रोटेशन बताओ, क्या करोगे? सर फॉर्मूला लगा लो सीधे। सीधा Specific calculate कुछ ऑब्जर्व अपॉन। बहुत बढ़िया। हाँ तो ऐसे बोलो ना, मतलब तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, हम तुमको बीच बीच में इसलिए चेक करते हैं, तुम्हारा दिमाग चले तो किसी ने बताया फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहला स्टेप सॉल्यूशन का ये होता है कि फॉर्मूला लगा देंगे, फिर फॉर्मूले में जो वैल्यूज है उनको कैसे पुट करोगे? न्यूमरेटर में क्या पुट करोगे? minus माइनस 0.82. 0.82। 0.82 डिग्री और भी माइनस में। डिनोमिनेटर में मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे। एल की वैल्यू सो तुम्हें One. पुट करना है, क्या पुट? 1 into हाँ तो 0.03। हाँ तो 1 डेसीमीटर, और सी की वैल्यू जो होगा वो 0.3/10, अपॉन 10। क्योंकि ग्राम पर ml होना चाहिए, उसने ग्राम पर 10 ml लिया है। बाकी कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में है, ये हो जाएगा। 7th नंबर पेज पे आ जाओ। अभी और डिफिकल्ट आने वाले हैं दोस्त, ये मत सोचो अभी हमारे पास करीब 10 पेजेस हैं, 8-9 पेजेस। तो सोचो अभी कैलकुलेशन हम तुमको एक बार करके फिर इजी दे रहे हैं, डिफिकल्ट दे रहे हैं, और ये सब में अगर प्रॉब्लम होगी तो आगे वाले कैसे करोगे? अभी हम तुम लोगों से करवाएंगे, हम अभी छोड़ देंगे बीच में, छोड़ देंगे मतलब हम पूछेंगे, तुम लोग बताओ, बताओगे तो आंसर आएगा, नहीं बताओगे तो हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। इसलिए दोस्त देखते रहो, नहीं तो हमें क्या मतलब, हम तो लिखे हुए हैं तो हमें पता ही है ना इनका आंसर। लिखा फाइंड द ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ क्विनाइन, कोई चीज है, एक कोई हेमलॉक पॉइजन होता है, उसी का कंपोनेंट है ये, जिसका स्पेसिफिक रोटेशन 16 डिग्री दिया है। ऑब्जर्व्ड रोटेशन पूछा है, स्पेसिफिक रोटेशन गिवन है, कंसंट्रेशन भी गिवन है 0.35 ग्राम पर ml।
और 5 सेंटीमीटर ट्यूब में रखा हुआ है। तो भैया अल्फा ऑब्जर्व्ड वाला जो होता है, अल्फा ऑब्जर्व्ड, तो वो अल्फा स्पेसिफिक इंटू एल इंटू सी होता है। तो यहाँ पे वही ध्यान रखना, एल और सी क्या पुट किए जाते हैं, स्पेसिफिक की वैल्यू क्या पुट करोगे, यही तो फॉर्मूला लगाओगे दोस्त, करोगे कि नहीं करोगे? Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ तो Yes, स्पेसिफिक sir. प्लस 16 दिया है, मतलब डेक्स्ट्रो होगा। एल की वैल्यू जो है आपको 5 सेंटीमीटर 5 गिवन है, तो उसको हाँ 0.5 5/10, 5/10 डेसीमीटर में हो जाएगा। और into 1. इसकी वैल्यू इंटू दोस्त 0.35. 0.35, कैलकुलेट होके इसकी वैल्यू जो आ रही है वो हमने लिखा हुआ है 2.8, प्लस में आएगा 2.8। अब क्या है कि हमने इस फॉर्मूले में थोड़े थोड़े चेंजेस किए हुए हैं। वो चेंजेस क्या हैं, बी वाला पार्ट देखिए, कि फॉर्मूले में ही आपको यूज करना है थोड़ा दूसरे तरीके। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड रोटेशन इफ कंसंट्रेशन इज डबल्ड? ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन डबल करोगे तो इसका भी सी की वैल्यू डबल करके क्या 2.8 इंटू 2 आ जाएगा आंसर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि सी आपने डबल किया हुआ है। फिर बोला है उसने लेंथ अगर ट्यूब की डबल कर दोगे, तो एल को डबल कर दिया है आपने, तब भी तो 2.8 इंटू 2 ही Yes, sir. आएगा। Yes, sir. Yes, sir. देखो स्पेसिफिक रोटेशन सेम रहता, लेकिन इसने तो ये बोला है ना। देखिए नेक्स्ट वाला लिखा है, व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन इफ कंसंट्रेशन और द लेंथ ऑफ ट्यूब इज डबल्ड? कंसंट्रेशन और द लेंथ, और क्वेश्चन तो देखो पूछा है व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन, अरे ऑब्जर्व्ड नहीं पूछा है, स्पेसिफिक पूछा है। Constant रहेगा. आ जाएगा। तो भैया नो चेंज, स्पेसिफिक का मतलब पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट मास, पर यूनिट कंसंट्रेशन और पर यूनिट लेंथ निकाला जाता है। तो तुम बोलोगे हमने डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, 4 गुना कर दिया, अरे उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें आंसर तो पर यूनिट लेके ही करना है, तो आंसर सेम आएगा। स्पेसिफिक इसीलिए तो बोलते हैं, स्पेसिफिक वर्ड लगाया जाता है जो यूनिट मास, यूनिट कंसंट्रेशन, यूनिट लेंथ, इन सारी चीजों के लिए, यूनिट अमाउंट के लिए डिफाइन की जाती हैं। तो तुम कितना भी अमाउंट ले लो, उसको जब निकालना होगा तब तो हम यूनिट ही मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे। तो जब वो डिफाइन ही है पर यूनिट उसके लिए, तो आप डबल ट्रिपल करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी किसी भी कंपाउंड का। अगर आप लोग उसका मतलब ये चीज हमेशा वैलिड है। कैसे? उसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस सोचो, एक कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसका आप लोग चाहे सी कंसंट्रेशन बनाओ, चाहे उसके 1 ग्राम को 10 ml में मिलाओ, चाहे 100 ml में मिलाओ, उसको किसी भी लेंथ में रखो, उसके स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो वही आपको हमने बता दिया, ऑब्जर्व्ड रोटेशन चेंज होता रहेगा। आगे चले भैया, ठीक है, समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। लिखा कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कोनाइन, वही है जिसका स्पेसिफिक रोटेशन आपको गिवन है 16 डिग्री, और फिर बोला है उसमें विद एन ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ 2 डिग्री और लेंथ 1 डेसीमीटर। तो कुछ नहीं, आपको सिंपल सा यूज करना है भैया, ऑब्जर्व्ड रोटे, एक मिनट, कंसंट्रेशन पूछा है, तो अल्फा स्पेसिफिक वाला फॉर्मूला आपको पता है कि भाई अल्फा Yes, ऑब्जर्व sir. अपॉन एल इंटू सी। हाँ दोस्त बहुत बढ़िया, सी आपको निकालना है, स्पेसिफिक भी पता है, स्पेसिफिक की वैल्यू 16 डिग्री है, ऑब्जर्व की वैल्यू 2 डिग्री है, 1 डेसीमीटर क्यूब लेंथ है, और सी की वैल्यू ग्राम पर ml में आएगी। यहाँ से सी जब सॉल्व करके देखोगे तो 2/16 आएगा, और वो ग्राम पर ml आएगा। बस ये हो गया। नेक्स्ट वाला 8 नंबर, आप लोगों ने शायद SN2 SN1 रिएक्शन अभी तो हमने तो नहीं पढ़ाया तुम्हें 12th पास में अभी, लेकिन क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में या कहीं कोचिंग कर रहे होगे जब। तो देखो दोस्त, उसमें क्या होता है, आपको SN1 रिएक्शन पता है जिसमें पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। अब SN2 रिएक्शन में कंप्लीट इन्वर्जन होता है, जिसको वेल्डन इन्वर्जन बोलते हैं, पढ़े हो इसको? Yes, अच्छा sir. ठीक है, Yes, sir. अगर नहीं भी जानते हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हम उसको डायरेक्टली थोड़ी लिखेंगे, हम तो जस्ट एक आइडिया दे रहे हैं कि अगर आपने पढ़ा हुआ तो फैमिलियर हो जाओगे, नहीं पढ़ा हुआ तो अभी हम आपको SN2 पढ़ाएंगे ना, अल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन, हेलो एरीन,
तो उसमें आप कवर कर लेना। देखिए लिखा है द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ प्योर एनेंशियोमर इज +12 डिग्री। स्पेसिफिक रोटेशन प्योर एनेंशियोमर का +12 डिग्री है। पता नहीं कौन सा प्योर एनेंशियोमर। बोला है व्हाट विल बी इट्स ऑब्जर्व्ड रोटेशन इफ इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ रिएक्शन विद 10% रेसमाइजेशन, 90% रिटेंशन, 20% रेसमाइजेशन, 80% रिटेंशन एंड सो ऑन। ये एक्चुअली में SN1 रिएक्शन जो है ना उसी से रिलेवेंट है ये। अगर किसी ने SN1 रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ी है, हम मतलब ट्वेल्थ में, तो वो समझ पा रहा होगा कि अच्छा SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होता है। मतलब रेसमाइजेशन काफी हद तक हो जाता है। अब कितना होता है वो नहीं पता, लेकिन रेसमाइजेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूल, वो रेसमाइजेशन होता है। और SN2 रिएक्शन जो होती है उसमें इन्वर्जन होता है, कंप्लीट इन्वर्जन। तो अगर नाम नहीं जानते हो आप लोग, हो सकता है कुछ लोग एकदम से कभी ना पढ़े हो, तो घबराओ नहीं, हम उससे कराएंगे ही नहीं, उस वाले मतलब SN1 SN2 लेके नहीं कराएंगे। यहाँ तो सिर्फ ये बताने का पर्पस था कि जो लोग जानते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएं और होपफुली वो शायद कर भी लेंगे इस क्वेश्चन को। तो फिर से देखिए स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनेंशियोमर इज +12 डिग्री। कोई प्योर एनेंशियोमर ले लिया जो कि लकीली डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। What will be its observed rotation if it is isolated from a reaction with 10% racemization 90? क्या कहना चाहता है ये? कैसे करोगे बच्चा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऊपर की जो लाइन लिखी हुई है सर जो C की वैल्यू है बढ़ती जाएगी। सुनो हमारी बात सुनो। प्योर एनेंशियोमर है जिसका +12 डिग्री है, तो इसका अगर आप लोग लेवो वाला लोगे तो -12 डिग्री आएगा। अगर दोनों 100% रेसमाइज हो जाते हैं, रादर अगर जब बोलता है 100% रेसमाइजेशन, तो +12 डिग्री और -12 डिग्री दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं, ओवरऑल वैल्यू आ जाती है 0। लेकिन उसने बोला है रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन किससे बोलते हैं? जब डेक्स्ट्रो और लेवो दोनों कंबाइन कर जाते हैं। रेसमिक मिक्सचर आपको बताया है, लेकिन 100% रेसमाइजेशन हुआ ही नहीं। वो बोल रहा है 10% रेसमाइजेशन हुआ। तो 10% रेसमाइजेशन हुआ और बाकी पूछा है 90% रिटेंशन हो गया। रिटेंशन का मतलब है जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन था वो रह गया। मतलब लेवो आप डेक्स्ट्रो क्या था, 12 डिग्री था, आपने लेवो का वैसा अमाउंट लिया होगा कि डेक्स्ट्रो और लेवो कंबाइन तो कर रहे हैं लेकिन लेवो का अमाउंट कम है। ऐसे सोचिए लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। रिटेंशन का मतलब ये होता है पॉजिटिव वाला बचा रह गया, डेक्स्ट्रो वाला बचा रह गया। तो भैया आप लिमिटिंग रिएजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इसका मतलब कि पहले इनिशियली ए मोल सपोज करो +12 डिग्री वाला था, कुछ अमाउंट आया होगा -12 डिग्री वाला, वो दोनों रिएक्ट करके रेसमाइजेशन कर गए होंगे, कंप्लीट खत्म हो गए होंगे ऑप्टिकल रोटेशन, तो उसको बोला 10% रेसमाइजेशन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो बचा होगा आपके पास वो रिटेंशन वाला ही तो होगा, प्लस वाला ही तो होगा। अरे समझ पा रहा हो बच्चा? Yes. Yes sir. Yes sir. तो वो अमाउंट कितना, जैसे आपने ए मोल सपोज करो, अब तुम्हें अमाउंट तो पता है नहीं, तो अगर हम आपसे पूछते हैं, आपने सपोज करो 1 मोल ले लिया है, नहीं 1 नहीं 100 मोल ले लिया है आपने, ये डेक्स्ट्रो वाला जिसका +12 डिग्री है, तो 10% रेसमाइजेशन के लिए लेवो वाला कितना अमाउंट लेना पड़ेगा? अगर आपने 100 मोल डेक्स्ट्रो लिया हुआ है, सुन तो लो, तुम लोग साले लॉजिक नहीं लगा पाते हो, फिर से सुनो। अरे हम ये कह रहे हैं कि आपने डेक्स्ट्रो वाला 100 मोल ले लिया जिसका रोटेशन है +12 डिग्री, तो लेवो वाला कितना अमाउंट ले लोगे जिससे कि 10% रेसमाइज्ड हो जाए दोनों और 90% रिटेंशन डेक्स्ट्रो वाला बचा रहे? 10 mole. 10 10 more. 10 बता रहे हैं। देखिए अच्छा उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? उसने क्वेश्चन कुछ और पूछा। अच्छा ऑब्जर्व रोटेशन पूछा है, रुक जाओ। तो उसी के अकॉर्डिंग जो बचा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्टिकल रोटेशन भी तो आएगा। सुनिए लिखा है ए पार्ट में 10% सोल्यूशन देखो, और क्वेश्चन भी ऊपर अभी दिख रहा है और नीचे सोल्यूशन भी दिख रहा है। लिखा है 10% रेसमाइजेशन एंड 90% रिटेंशन मीन्स
अल्फा ऑब्जर्व्ड की वैल्यू 0.9 इंटू 12 डिग्री। कोई बोले ये क्या कहना क्या चाहते हो? अबे तो ऊपर जाके देखो, जब 10% रेसमाइजेशन हुआ है तो आपने अगर सपोज करो 100 मोल डेक्स्ट्रो वाला लिया था, 100 मोल मतलब 100% डेक्स्ट्रो, वही परसेंटेज के रेशियो में बताना चाह रहे हैं ना, इसलिए हमने इंटेंशनली 100 मोल लिया। अगर 100 मोल आपने डेक्स्ट्रो लिया हुआ है और वो 10% रेसिमाइज कर गया, तो इसका मतलब 100 में से 10 रिएक्ट कर गया होगा लेवो के साथ, लेवो भी आपने 10 मोल लिया रहा होगा। तो अब बचा कितना डेक्स्ट्रो वाला? 90। तो भैया ओरिजिनल अमाउंट जब 100% था तो उसको हमने 100 मोल ले लिया था, तो जो 90 मोल बचा हुआ है एक्चुअली में वो 90% है ना। तो ऑप्टिकल रोटेशन ओवरऑल 10 तो निकल के चला गया, लेवो के साथ मिक्स करके 0 बना गया। जो 90 बचा है अब उसी की वजह से ओवरऑल रोटेशन आएगा। तो 90 का मतलब 90% या 0.9 इंटू ओरिजिनल ऑप्टिकल रोटेशन 12 डिग्री गिवन है, तो 12 इंटू 0.9 आंसर आएगा दोस्त इसका। Yes, sir. Yes, sir. सबको Yes, sir. समझ में आ रहा है? अबे यही SN1 रिएक्शन में यही तुमसे करवा सकता है। कल को अल्काइल हैलाइड पढ़ाएंगे और उसमें हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के न्यूमेरिकल्स अगर डाल दें, तो दोस्त न्यूमेरिकल्स अगर आप लोग को करने नहीं आएंगे या आपको ये सब नहीं पता तो नहीं कर पाओगे ना। समझ रहे हो बच्चा? कर लोगे? दूसरे वाले में बताओ, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ, उसने बोला है, सुनो तो, उसने बोला सर 20% रेसमाइजेशन कर दिया, जैसे हमने कहा वैसे करो, 80% रिटेंशन रह जाएगा। अब तुम बोलोगे सर ठीक है 80% रिटेंशन रह गया, अब एक बात बताइए, इसका मतलब रिटेंशन रह गया है मतलब डेक्स्ट्रो वाला अभी भी ज्यादा है। तो डेक्स्ट्रो वाला सपोज करो इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे डेक्स्ट्रो वाला 100 मोल लिया था, 100 मोल मतलब 100% डेक्स्ट्रो था आपके पास, आपने 20% रेसमाइजेशन कर दिया। सेकेंड वाला बता रहे हैं 20% रेसमाइजेशन कर दिया, तो दोस्त 20% रेसमाइजेशन का मतलब है आप 20 मोल लेवो लेके चले आए होंगे। तो 20 डेक्स्ट्रो 20 लेवो वो रिएक्ट करके रेसमाइज हो गए। रेसमाइज हो गए नहीं, वो एक्चुअली मोल वो नहीं आए होंगे, मोल एक्चुअली में उसके कम आए होंगे। बता रहे हैं अभी, रुकिए मोल से मत जाओ। कुल मिला के अगर आपने 20% रेसमाइजेशन करवा दिया, ठीक है, तो 20% रेसमाइजेशन करवा दिया है तो 80% रिटेंशन रहेगा। तो ओवरऑल रोटेशन पहले क्या था, 12 डिग्री जो हुआ करता था वो 100% की वजह से हुआ करता था, लेकिन अभी ये 0.8 हो गया, तो 12 इंटू 0.8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 3 वाले में क्या 12 इंटू 0.7 आ जाएगा? Yes, नहीं sir. समझ रहे हो Yes, भैया? sir. हाँ, इसमें आ जाएगा 12 इंटू 0.7 ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन। ओवरऑल 12 आपको गिवन था ना पहले, जब 100% एक्स्ट्रा हुआ करता था तो ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन 12 डिग्री था। तो भैया 100% नहीं है, जब डेक्स्ट्रो वाला आपके पास अमाउंट ही कम हो गया तो ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन ऐसे डिक्रीज होता जाएगा और फिर आ जाएगा 12 इंटू 0.6 नेक्स्ट वाले में। और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्त ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन ई वाले में? 12 into 0.5. 0.5. सर 6 0.5. 12 इंटू सर 6 आएगा तो 0.5, 0.5। sir. चलिए, अब दोस्त इसने बोला है क्वेश्चन नंबर एफ, इसका सॉल्यूशन दिया है। हाँ सुनो, एफ पार्ट में क्या बताओ, एफ में थोड़ा लोचा हो गया। एफ में क्या कर दिया उसने, क्वेश्चन ये दे दिया है कि 60% रेसमाइजेशन हो गया, 40% इन्वर्जन हो गया। क्या चाहता है भाई ये? इन्वर्जन, सर लेवो वाला ज्यादा हो गया मतलब। लेवो वाला ज्यादा होगा, इसका मतलब टी इक्वल टू 0 पे, सुनो तो, टी इक्वल टू 0 पे एक्चुअली में 100% लेवो हुआ करता था। टी इक्वल टू 0 पे 100% लेवो हुआ करता था और उस 100% लेवो में आपने 60% उसको रेसमाइज करवा दिया, तो बचा 12। तो क्या -12 इंटू 0.4 आएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये -12 इंटू 0.3 और ऐसे ही -12 इंटू ये 0.2 और ये -12 इंटू 0.1, ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यूज आएंगी, वो नीचे देख लो, यही सब है। ठीक है भैया, हो गया? यस सर Yes, sir. अब बताते हैं, एक्चुअली अमाउंट वाला यहाँ पे थोड़ा लफड़ा होता है कि अगर 100 मोल, सपोज करो 100 मोल डेक्स्ट्रो लिया गया है, ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपसे वैसे पूछें कि 100 मोल डेक्स्ट्रो लिया गया है
और आपने 10 मोल लेवो ले लिया, ध्यान से सुनो, 100 मोल डेक्स्ट्रो है और 10 मोल लेवो है, तो रेसिमाइजेशन 10% होगा या 20% होगा, ये पूछना चाह रहे हैं हम। आगे दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी परेशान ना हो, क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी क्वेश्चन दे रहे हैं हम आप लोगों को, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है दोस्त? Yes, sir. अब पहले इसे पढ़ लीजिए, इसे पढ़ लीजिए आप लोग, फिर हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी कितना अमाउंट लेते हैं, नीचे है वो क्वेश्चन, नीचे है कि कितना अमाउंट आप ले रहे हो, कितनी रेटमाइजेशन, कितना वो हो रहा है, सबसे नीचे आओगे तो अभी रुक जाओ, चल के दिखाई दे तुमको पहले, ये यहाँ देखोगे ना, तो अभी आपको समझ में आएगा कि डेक्स्ट्रो लेवो कितना कितना लिया है, तो कितने परसेंट रेटमाइजेशन होता है, और कैसे कैसे क्या होता है, सब अभी एक्सप्लेन करके ग्राफ के फॉर्म में दिखाएंगे, ऐसे बीकर बना बना के इसमें दिखाएंगे, तो आपको लगेगा कि भाई अच्छा, कि भाई मतलब ये क्या है, जैसे पहले वाले डायग्राम में देख रहे हो, अभी सब बताते हैं ना दोस्त, परेशान ना हो, अभी चल के दिखाते हैं एक एक करके, पहले ऑप्टिकल प्योरिटी पे आ जाए। तो देखिए दोस्त, ये लिखा हुआ ऑप्टिकल प्योरिटी वाला, जिसको ओपी बोलते हैं या इसको एनेंशियोमरिक एक्सेस बोलते हैं। अभी कोई जरूरी नहीं इस पे क्वेश्चन कभी आया ही हो, लेकिन आ भी सकता है ना, आता भी है कभी कभी, आईआईटी एडवांस में तो नहीं, लेकिन कहीं और भी आ सकता है। तो देखो दोस्त, लिखा हुआ है ऑप्टिकल प्योरिटी या स्लैश एनेंशियोमरिक एक्सेस। अब ऑप्टिकल प्योरिटी को लिखते हैं ओपी। अब इसकी वैल्यू क्या होती है अल्फा ऑब्जर्व्ड अपॉन अल्फा स्पेसिफिक इनटू 100%। ध्यान से देखो भैया, ऑप्टिकल प्योरिटी क्या कहा जाता है, जो ऑब्जर्व्ड रोटेशन है अपॉन जो स्पेसिफिक रोटेशन है इनटू 100, ये होती है ऑप्टिकल प्योरिटी। फॉर्मूला डिफाइन किया गया है, तो भैया ऑब्जर्व्ड रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन में तो वैसे ही एक रिलेशन आप जानते हो कि अल्फा स्पेसिफिक इज इक्वल टू अल्फा ऑब्जर्व्ड अपॉन एल इंटू सी। तो ये ऑप्टिकल प्योरिटी एक्चुअली में एल इंटू सी इंटू 100 है, अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए, है कि नहीं भैया? लो यार Yes, sir. बताते हैं, Yes, एल sir. इंटू सी इंटू 100 है, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे अभी। तब देखो, इसी को एनेंशियोमरिक एक्सेस भी बोलते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है वो देखिए थोड़ी देर में। अभी लिखा है अ सैंपल that has an unequal mixture of enantiomer has an optically purity मतलब reported as enantiomeric excess। मतलब ये होता है, कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि भाई आपने एक मिक्सचर ले लिया, मिक्सचर में एनेंशियोमर्स क्या है कि कोई ज्यादा कोई कम है। तो आप देखो, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन अभी कराया था, अरे मिक्सचर में एक डेक्स्ट्रो ले लो एक लेवो ले लो, तो डेक्स्ट्रो लेवो लिया है तो अनइक्वल अमाउंट में अगर होंगे तो कोई बच जाएगा, कोई बच जाएगा तो बोलेंगे कोई पर्टिकुलर एनेंशियोमर ज्यादा अमाउंट में रह गया है, भाई 5 मोल डेक्स्ट्रो ले लो और 15 मोल लेवो ले लो, तो भाई आप बोलोगे ना कि लेवो वाला बच गया, जो भी अमाउंट ज्यादा होगा तो उसे बोलते हैं एक पर्टिकुलर एनेंशियोमर एक्सेस में हो गया, और उस पर्टिकुलर एनेंशियोमर के एक्सेस होने की वजह से ओवरऑल रोटेशन वेरी कर रहा होगा, तो उसी को बोलते हैं एनेंशियोमरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्योरिटी। मतलब जो एक बच गया होगा उसकी ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन क्या है वो निकालने जा रहे हैं। तो एनेंशियोमरिक एक्सेस का भी यही फॉर्मूला दिया जाता है कुछ बुक्स में, ये दोनों अलग अलग लिखे होते हैं कुछ बुक्स में, उनको हमने रिलेट किया है कि एनेंशियोमरिक एक्सेस जो होता है वो भी ऑब्जर्व्ड रोटेशन होता है अपॉन रोटेशन ऑफ प्योर कंपाउंड इनटू 100, तो वही चीज तो है ऑप्टिकल प्योरिटी भी। अब देखिए, थोड़ा सा समझिए, इसको समझने की कोशिश करो। लिखा है अ सैंपल विद 40% एनेंशियोमरिक एक्सेस। ध्यान से देखना, अगर कोई बोले, ये थियरी चल रही है अभी, एक सैंपल है 40% जिसमें एनेंशियोमरिक एक्सेस है ऑफ पॉजिटिव आइसोमर, मतलब कोई बोले कि मतलब एक सैंपल है जिसमें अगर कहीं लिखा है 40% एनेंशियोमरिक एक्सेस ऑफ डेक्स्ट्रो आइसोमर, तो इसका मीनिंग क्या होता है वो डिकोड करिए। क्वेश्चन देखना, 40% एनेंशियोमरिक एक्सेस है डेक्स्ट्रो आइसोमर की, मींस द सैंपल कंटेन्स 40% मोर डेक्स्ट्रो एनेंशियोमर। Thus, therefore, हम लोग क्या कह सकते हैं, there is 40% डेक्स्ट्रो एनेंशियोमर और 60% 1:1 मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो और लेवो। अरे यही तो कहोगे, डिकोड करोगे अगर तो। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. याद करना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे समझना पड़ेगा। देखिए फिर से बता रहे हैं आपको, अगर कोई बोले एक सैंपल, यू हैव अ सैंपल
जिसमें कोई बोले 40% एनेंटियोमरिक एक्सेस है डेक्स्ट्रो आइसोमर की। तो डेक्स्ट्रो आइसोमर की अगर 40% एनेंटियोमरिक एक्सेस है तो इसका मतलब डेक्स्ट्रो आइसोमर उसमें बच गया है, 40% बच गया है। तो कोई बोले ये जो 60% था डेक्स्ट्रो आइसोमर का वो कहाँ चला गया? अबे वो तो रेसिमाइज हो गया होगा। तो इसका मतलब है कि जो 60%, अच्छा 60% रेसिमाइज हो गया होगा, तो 60% को लेकिन ऐसे लिखते हैं, ऐसे कि जो 60% रिमेनिंग है उसमें एक्चुअली में 1:1 मोलर रेशियो में डेक्स्ट्रो और लेवो दोनों होंगे। ये कहा जाता है, इसका मीनिंग ये होता है। ये मत सोचना कि उसमें 60% डेक्स्ट्रो होता है, 60% लेवो भी होता है। अगर कहीं इसको डिकोड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है लोगों को, क्योंकि वही कंफ्यूजन हो जाती है ना, जो हम आपको बता रहे थे अमाउंट वाली, कि लोग ये सोचते हैं कि भैया 40% अगर एनेंटियोमरिक एक्सेस है तो जो डेक्स्ट्रो वाला है वो भी 60% होगा, लेवो वाला वो भी 60%। नहीं दोस्त, अगर बोल रहा है कि 40% का एनेंटियोमरिक एक्सेस है या 40% की ऑप्टिकल प्योरिटी है किसी मिक्सचर में, डेक्स्ट्रो आइसोमर की ऑप्टिकल प्योरिटी ये एक्सेस है, तो इसका मतलब है जो 60% बचा होगा उसमें 1:1 मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो और लेवो दोनों होंगे। ये कहना है हमारा, है ना भैया? Yes, sir. Yes, sir. या इसी को दूसरे तरीके में लिखते हैं, नीचे देखो लिखा है 10 देयर इज 40 प्लस 60/2% ऑफ डेक्स्ट्रो एनेंटियोमर रहा होगा और 60/2% लेवो एनेंटियोमर रहा होगा। यहाँ से आपको मोल वाला भी आइडिया भी लग जाएगा कि अगर 100 मोल डेक्स्ट्रो है तो 10% रेसमाइजेशन में क्या होना चाहिए। फिर से देखिए इसको, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, लोग गलत समझते हैं ना, इसलिए तो उसको इतना देर से हम पढ़ा रहे हैं। 40 प्लस 60/2 इसका मतलब कितने परसेंट रहा होगा? ये वाला प्योर एनेंटियोमर डेक्स्ट्रो आए 70 70%. और ये रहा होगा कितना? 30। 30%. अब इसका मतलब ये सोचो कि 70 मोल और ये 30 मोल, अगर आपने डेक्स्ट्रो आइसोमर 70 ले लिया, लेवो ले लिया 30, तो ये दोनों जब मिक्स करेंगे तो 70-30 में से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, जो एक्सेस आएगा तो उसे बोलते हैं 40 बच जाएगा आपका। 40 मोल जो बचा रहेगा, ध्यान से देखिए 40 मोल जो आपका रह गया, रिमेनिंग हो गया, एक्सेस में हो गया, उसे बोलते हैं कि वो एक्सेस में है, एनेंटियोमरिक एक्सेस है उसकी। और जो आपका ये 70 माइनस 30 के बाद 40, और जो आपका ये 60% हो गया है, वो दोनों का मिक्सचर हो गया है। इसका मतलब जितना लेवो का मोल होता है वो लेवो का मोल डेक्स्ट्रो वाले उतने मोल से कंबाइन कर जाएगा। तो 30-30 मिलके कंबाइन कर गए तो बोलते हैं कि 30-30 मिलके कंबाइन किए ना तो 60% एनेंटियोमरिक जो वो बनेगा आपका, रेसमाइजेशन होगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर 70 मोल डेक्स्ट्रो और 30 मोल लेवो मिक्स किया गया, 70 मोल डेक्स्ट्रो और 30 मोल लेवो मिक्स किया गया, तो ओवरऑल रेसमाइजेशन हमारा होगा 60% का, और 40% का होगा हमारा रिटेंशन। आप समझे भैया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि भैया अगर 70 और 30 मोल्स आपने ले लिए हैं और 70-30 को आपस में मिक्स करोगे, 70 डेक्स्ट्रो है, ध्यान रखना डेक्स्ट्रो मतलब पॉजिटिव वाला रिटेंशन में कहा जाता है। तो जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो 30 और 30 मिलके तो 60 मोल चले जाएंगे इसमें। अच्छा, दोनों का समेशन 100 था, इसलिए हम लोग 60 मोल को 60% रेसमाइजेशन बोल देंगे, और जो बचेगा वो बोलेंगे कि एनेंटियोमरिक एक्सेस है, या उसको बोलेंगे ऑप्टिकली प्योर है, या उसको बोलेंगे रिटेंशन हो रहा है 40%। तो आप एक काम करो, जब भी हुआ करे आपको ऐसा डेक्स्ट्रो लेवो, तो देखो क्या उन दोनों का समेशन 100 है, तो 70-30 का मिला के समेशन 100 था, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देख लिया कि भाई ये 60% रेसमाइजेशन होगा और 40% रिटेंशन होगा, या 40% जो रिटेंशन है उसी को एनेंटियोमरिक एक्सेस बोलते हैं, या उसी को कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ऑप्टिकल प्योरिटी बोलते हैं। तो ऊपर हमने जो बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे जिसमें हमने बोला था 90%, ध्यान से देखना, 90% रेसमाइजेशन हुआ करता था ऊपर वाले में, और 90% रिटेंशन और 10% रेसमाइजेशन। तो अगर 90% रिटेंशन नहीं, रेसमाइजेशन हो रहा है, ऊपर वाले में चलते हैं, इसमें आप क्या बताओगे सबसे पहले वाले क्वेश्चन में?
किस हिसाब से डील करोगे, 10% रेसमाइजेशन और 90% रिटेंशन में? 95 बनेगा प्लस वाला। न्यूमेरिक एक्सेस। तो अच्छा एक बात बताइए, जो ये हमारा हो रहा है रिटेंशन वाला, और ये इसमें एनेंशियोमेरिक एक्सेस कितनी है? 90% की है। 90। यस सर। तो एनेंशियोमेरिक एक्सेस तुम्हारी 90% की है, तो जो रिटेंशन, तो चाहे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन वाला देखो, चाहे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन वाला, उसे एनेंशियोमेरिक एक्सेस ही बोलते हैं। नीचे चल के देखें भैया, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को यस सर। कि अगर Yes, sir. हाँ, तो हमको एक बात बताओ, ये 70-30 मिलके हमने ऐसे बोल दिया कि 40% एनेंशियो, अब ऊपर वाले क्वेश्चंस को ऐसे लिंक कर सकते हो कि चल के हम बताएं वन वन एक एक कर क्वेश्चन? लेंगे सर। कर लेंगे। जैसे हमने ये बोला, यही एग्जांपल अपने आप में सब कुछ है। ये एग्जांपल अपने ऊपर वाले एक पेज को जस्टिफाई कर रहा है कि कहीं पे अगर लिखा है 40% एनेंशियोमेरिक एक्सेस या 40% एक्स्ट्रा डेक्स्ट्रो बचा हुआ है, या हम बोल सकते हैं कि 40% रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, तो इन सब का मीनिंग यही होता है कि 60% रेसमाइजेशन हो गया। और 60% रेसमाइजेशन में एक्चुअली में 30 डेक्स्ट्रो और लेवो रिएक्ट किए होंगे। तो जो रेसमाइजेशन, जो आपको ये एनेंशियोमेरिक एक्सेस वाला पोर्शन होता है, एनेंशियोमेरिक एक्सेस वाला, उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन होगा पक्का उसको हम बोलेंगे रेसमाइजेशन हो गया। तो जो रेसमाइजेशन हुआ होता है ना, उसका हाफ हाफ अमाउंट डेक्स्ट्रो और लेवो रिएक्ट किए होते हैं, हाफ और हाफ अमाउंट डेक्स्ट्रो और लेवो रिएक्ट किए हुए होते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे ऊपर में अगर आप आओगे पहले क्वेश्चन में, तो अगर 10% रेसमाइजेशन हुआ है, तो इसका मतलब है आपने 5% डेक्स्ट्रो और 5% लेवो का रेसमाइजेशन हुआ है, तभी तो 90% रिटेंशन रह गया है। समझ रहे हो भैया? Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 वाले में ए पार्ट में सबसे पहले आपने 95 मोल डेक्स्ट्रो लिया रहा होगा और 5 मोल लेवो लिया रहा होगा, तभी तो 10% रेसमाइजेशन आया है दोस्त। 95 मोल डेक्स्ट्रो, और सबको समझ में आ रहा है दोस्त? 95 मोल डेक्स्ट्रो लिया रहा यस होगा सर। और 5 मोल लेवो लिया रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में डेक्स्ट्रो लेवो कितना लिया रहा होगा फिर? डेक्स्ट्रो 90 और 10 90 mole dextro, 10 mole. हाँ, यहाँ 95 और 5 लिया रहा होगा ऐसे, और यहाँ पे लिया होगा तुमने, अगर 20 रेसमाइजेशन हुआ है तो 10 डेक्स्ट्रो 10 लेवो, तो इसका मतलब है 90 डेक्स्ट्रो रहा होगा और 10 लेवो रहा होगा। और थर्ड वाले में अगर 30 है आपका रेसमाइजेशन, तो 15 डेक्स्ट्रो 15 लेवो, 85। 85 और 15, 85 डेक्स्ट्रो और 15 लेवो। ये हम बता रहे हैं, ये क्लॉकवाइज रोटेशन वाला डेक्स्ट्रो है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाला लेवो है। इसका अमाउंट बता रहे हैं या इसके मोल्स का रेशियो ऐसे बता रहे हैं, डेक्स्ट्रो लेवो। जब 40% रेसमाइजेशन होगा तो 20 डेक्स्ट्रो 20 लेवो रहा होगा, तो ओवरऑल डेक्स्ट्रो रहा होगा 80, और ये लेवो कितना रहा होगा भैया? 20। 20. लेकिन दोस्त रिटेंशन में जब आओगे, रिटेंशन में थोड़ा सा लफड़ा है। रिटेंशन में जब आओगे, इसमें रिटेंशन अभी चल रहा है, सॉरी 50-50 रिटेंशन चल रहा है, 50-50। इसमें ही बता दो आंसर क्या आएगा? 75 for 20. 75 बाई 50% रेसमाइजेशन हुआ है, तो 25% उसमें डेक्स्ट्रो 20 लेवो रहा होगा। तो ओरिजिनली अगर बच गया है अभी डेक्स्ट्रो 50, तो 25। इन्वर्जन में जब आओगे, इन्वर्जन में, इन्वर्जन का मतलब लेवो वाला ज्यादा रहा होगा ना। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, 60% रेसमाइजेशन हुआ है अगर 60, तो इसका मतलब 30 डेक्स्ट्रो 30 लेवो रहा होगा। तो जब 30 डेक्स्ट्रो 30 लेवो रहा होगा, तो डेक्स्ट्रो को क्या हम डायरेक्टली 30 लिख दें और लेवो को 70 लिख दें? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब उल्टा लिखा है हमने, लेवो डेक्स्ट्रो ऐसे उल्टा कर दिया। और जी वाले पार्ट में जब आओगे, तो उसमें क्या रहेगा भैया? 35। हाँ, तो 35 और ये रहा होगा 65, और इसमें अगर आप आओगे तो 40 बढ़ता जाएगा, और ये 60, और ये 45, और ये 55। तो ये डेक्स्ट्रो लेवो इस तरीके चलता चला जा रहा है हमारा, मतलब अमाउंट की बात कर रहे हैं।
तो देखो दोस्त, ये आपका ऑप्टिकल प्योरिटी वाला कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि इसी को एनेंटियोमरिक एक्सेस बोलते हैं, इसी को वही रेसमाइजेशन इन्वर्जन बोलते हैं SN1 SN2 में। और आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया। आप क्वेश्चंस आते हैं करने के लिए, यहाँ से कुछ डिफिकल्ट चीजें हैं ना, इसलिए तो आपको इतनी देर रोक रोक के ऊपर इजी इजी चीजें बताते थे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, व्हाट इज ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ अ सैंपल? व्हाट इज ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ अ सैंपल आइसोलेटेड फ्रॉम रिएक्शन हैविंग एन अल्फा ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू दिस और अल्फा स्पेसिफिक इज इक्वल टू दिस। तो ऑप्टिकल प्योरिटी एनेंटियोमरिक एक्सेस का फॉर्मूला भी होता है अल्फा ऑब्जर्व्ड अपॉन अल्फा स्पेसिफिक। क्या 50% आएगा? इनटू 100 कर दोगे तो? अबे ओपी Yes, sir. ओपी Yes, बोले तो sir. ऑप्टिकल प्योरिटी वो होता था अल्फा ऑब्जर्व्ड, अभी बताए थे, अपॉन अल्फा स्पेसिफिक इनटू 100। तो भैया ऑब्जर्व की वैल्यू आपको गिवन है, स्पेसिफिक भी गिवन है, अपॉन इनटू 100 कर देना, ठीक है। अब बोला है ऑल्सो कैलकुलेट द मोलर परसेंटेज कंपोजिशन। भाई ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी आ गई? 50% आ गई। तो एक बात बताओ, मोलर परसेंटेज क्या रहे होंगे? अभी तो बताया था अगर 50% आपका एनेंटियोमरिक एक्सेस है ये, और क्या लिखा है पॉजिटिव वाला है ये, इसका मतलब ये जो 50% आया है क्या डेक्स्ट्रो वाला एनेंटियोमरिक एक्सेस है? बचा Yes, है sir. ये? तो 50% डेक्स्ट्रो बचा है, इसका मतलब 50% मतलब वो होगा रस्मिक मिक्सचर। तो क्या क्या आएगा इसमें आंसर? 75 और वो आएगा 25। 75.5. Yes, Yes, sir. sir. तो 75 डेक्स्ट्रो मोल रहा होगा, 25 लेवो का मोल रहा होगा। तो मोलर रेशियो 3:1 इसका 1 आएगा, या 75:25 का आएगा, ठीक है भैया, डेक्स्ट्रो और लेवो का। अबे ऑप्टिकल प्योरिटी या एनेंटियोमरिक एक्सेस ये एक ही चीज होती है। तो ऑप्टिकल प्योरिटी या एनेंटियोमरिक एक्सेस आपने निकाला तो 50% आ गया, प्लस 50%, क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व वाला 50 प्लस में दिया है। तो 50% आ गया, इसका मतलब एनेंटियोमर एक डेक्स्ट्रो वाला होगा जो 50% बचा हुआ है। तो जो 50% बचा हुआ है इसका मतलब ये है कि भैया 50% ओवरऑल रेसिमिक मिक्सचर होगा सोल्यूशन में। कोई बोले एक सोल्यूशन है जो 50% रिटेंशन होल्ड कर रहा है, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन, या 50% डेक्स्ट्रो है, तो दोस्त इसका मतलब बचा हुआ 50% रेसमिक मिक्सचर होगा। तो उस बचे हुए 50% में 20 डेक्स्ट्रो होगा, 20 लेवो होगा। अब 20 अभी 50 आपका पहले से ही डेक्स्ट्रो बचा है, तो ओवरऑल डेक्स्ट्रो 75 हो जाएगा और लेवो हो जाएगा 25। क्वेश्चन समझ गए बे? Yes, Yes, sir. sir. मोलर, ठीक है, मोलर कंपोजिशन भी समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फिर वैसा ही क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मत देखने लगा करो, सॉल्यूशन देखोगे तो फंस जाओगे, इसमें धोखा हो जाएगा। ये देखो दोस्त, लिखा है व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू एनेंटियोमर्स whose रोटेशन इज -9 डिग्री। और स्पेसिफिक रोटेशन आपको गिवन है। अबे तो ऑब्जर्व्ड रोटेशन गिवन है -9 डिग्री, स्पेसिफिक रोटेशन गिवन है, तो क्या यहाँ से ऑप्टिकल प्योरिटी या एनेंटियोमरिक एक्सेस निकाल लोगे पहले? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या ऑप्टिकल प्योरिटी या एनेंटियोमरिक एक्सेस निकालोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि क्या एक्स्ट्रा वाला आपका डेक्स्ट्रो वाला है या लेवो वाला है। तो यहाँ से निकालोगे तो ये -9 डिग्री है, तो ये लेवो वाला है। -9/12, तो ये -75 डिग्री, मतलब ये तो लेवो वाला है, मतलब ये तो 75% इन्वर्जन बता रहा है बे। नहीं, 75%, हाँ इन्वर्टेड प्रोडक्ट बचा हुआ है। तो 75% इन्वर्टेड प्रोडक्ट बचा हुआ है। ओवरऑल सॉल्यूशन में अगर 75% इन्वर्टेड प्रोडक्ट बचा हुआ है, तो इसका मतलब 25% रस्मिक मिक्सचर फॉर्म में होगा। तो इस 25% रस्मिक में 12.5 डेक्स्ट्रो वाला होगा और 12.5 क्या होगा? लेवो वाला होगा। यही तो होगा, Yes, नहीं sir. समझ रहे भैया? और ओवरऑल लेवो आपको अगर जोड़ना है तो 75 बचा है और 12.5 और ऐड कर दो, तो ओवरऑल लेवो का जो अमाउंट रहा होगा 87.5% रहा होगा, और ओवरऑल डेक्स्ट्रो का जो रहा होगा 12.5% रहा होगा। नहीं समझे बच्चा? समझ गया सर. तो आ गया ना, वो नीचे आंसर लिखा है टोटल परसेंटेज एनेंटियोमर लेवो का 87.5, डेक्स्ट्रो का 12.5। क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? Yes, sir. Yes, sir.
हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पढ़ लो क्वेश्चन। लिखा डेक्स्ट्रो रोटेटरी अल्फा पाइनिन करके कोई कंपाउंड है, हैज अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दिस। वो कंपाउंड एक्चुअली डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दिया हुआ है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन ये है, अल्फा फॉर्म है किसी का। लिखा अ सैंपल ऑफ अल्फा पाइनिन containing both the enantiomers was found to have a specific rotation, ये 30.8 डिग्री। ध्यान से देखो, बोला है सैंपल लिया गया है जिसमें both the enantiomers हैं, was found to have, ऐसे ना ऐसे बोल, दोनों ही है डेक्स्ट्रो लेवो। फिर बोला है कैलकुलेट परसेंटेज डेक्स्ट्रो एंड लेवो enantiomer उस सैंपल में। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, आंसर लिखा है, हमको करने का तरीका बताओ, सॉल्यूशन हमने नहीं लिखा है। कौन बताएगा इसको? हमको करने का तरीका बताओ बे। उसने बोला है ओवरऑल, देखो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है अल्फा पाइनिन, उसका स्पेसिफिक रोटेशन आपको गिवन है 51.3 डिग्री, उसका स्पेसिफिक रोटेशन गिवन। और बोला अल्फा पाइनिन है, उसमें डेक्स्ट्रो और लेवो दोनों है, और उसका ओवरऑल स्पेसिफिक रोटेशन आपको बता रहा है 30.8 डिग्री। तो प्योर 100% अगर होता तो उसका अगर हम लोग क्या बोलते, 51.3 डिग्री बोलते। यस सर। लेकिन 100% वो प्योर है ही नहीं, वो डेक्स्ट्रो वाला। इसका मतलब कुछ इसमें लेवो आ गया होगा जिसने उसके ओवरऑल इफेक्ट को कैंसिल किया होगा, उसकी वजह से 30.8 हो गया। अब बताओ। सर 30.8 अपॉन 51.3 इंटू 100 कर देंगे सर, तो ऑप्टिकल प्योरिटी निकल आएगी सर। और उसको सर अपॉन 2 कर देंगे तो पता चल जाएगा सर प्लस कितना है अब माइनस कितना है। ये ऐसा कह रहे हैं, क्या वो सही है? बाकी लोग बताना। वो सही है? अच्छा, ये दोनों स्पेसिफिक रोटेशंस गिवन है, तो क्या इनमें एक आध को तुम ऑब्जर्व्ड रोटेशन भी बोलना चाहते हो क्या? हम तो पूछ रहे हैं, या क्वेश्चन में कुछ एरर है? सर जो नीचे वाला 3.8 सर वो डेक्स्ट्रो प्लस वो की वजह से। हाँ बहुत बढ़िया दोस्त, जो नीचे वाला स्पेसिफिक रोटेशन है वो डेक्स्ट्रो प्लस लेवो की वजह से है। फिर तो उसको, इनका ये कहना है दोस्त, जैसा ये बता रहे हैं कि सर ये जो रोटेशन है आपका, ये 30.8 अपॉन ये कर दो इसको आप, 30.8 अपॉन 51.3, तो यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, उसको हम बोल रहे हैं एनेंशियोमेरिक एक्सेस। यही तो बोलना चाह रहे हो आप? यस सर। तो उस एनेंशियोमेरिक एक्सेस का मतलब है हमको पता लग जाएगा कि वो फॉर्म वहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो जैसे हमने कह दिया कि चलिए हम एनेंशियोमेरिक एक्सेस की अगर बात करना चाहते हैं तो 30.8 अपॉन 51.3 इंटू 100 करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60%, 60% आ जाएगी। तो इसका मतलब वो भी प्लस 60%, मतलब डेक्स्ट्रो वाला 60% अभी बचा हुआ है। तो रेसमाइज कितना हो गया होगा? 40%। तो 40% अगर रेसमाइज हो गया होगा तो इसमें 20 डेक्स्ट्रो रहा होगा और 20 लेवो रहा होगा। समझ में आ रहा है भैया? 20 डेक्स्ट्रो 20 लेवो। यस सर। ओवरऑल इससे समझ में आ रहा है कि 80 और 20 आंसर तो मैच कर रहा है इससे। लेकिन क्या कोई डाउट तुम्हारे माइंड में ये नहीं आ रहा है कि सर जो आपने ऑप्टिकल प्योरिटी निकालनी है, हम मुझे जस्ट एक बात पूछ रहे हैं, आंसर तो आ जाएगा, एकदम सही आंसर है, करेक्ट भी है, लेकिन थेरेटिकली अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर एनेंशियोमेरिक एक्सेस निकालते थे आप ऑब्जर्व्ड रोटेशन अपॉन स्पेसिफिक रोटेशन ऐसे करके निकालते थे इनटू 100। तो उसने क्वेश्चन में जो दिया है, पहली लाइन में भी स्पेसिफिक रोटेशन बोला है, दूसरी लाइन में भी स्पेसिफिक रोटेशन बोला है। तो दूसरे में जो स्पेसिफिक रोटेशन 30.8 डिग्री है, क्या तुम इसको ऑब्जर्व्ड रोटेशन बोल सकते हो? बताओ दोस्त। हेलो हेलो, यूनिटरी मेथड से हो जाएगा। क्या भैया? नहीं बताते हो तो फिर हमारे क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब रहा? सिर्फ आंसर निकालना चाहते हो क्या? यूनिटरी मेथड से हो जाएगा। किस मेथड से दोस्त?
यूनिटरी थे? यस सर। और कोई तरीका समझ में आ गया ना ये 80-20 का? आगे चलें? यस सर। बताओ भैया। हाँ ठीक है, चलो ये वाला बताओ। 2-ब्यूटेनॉल, ध्यान से देखना, डेक्स्ट्रो 2-ब्यूटेनॉल। कोई बोले सर ये 2-ब्यूटेनॉल ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्या? अरे ब्यूटेन 2 डाई ब्यूटेन 2 ऑल, अरे ऑप्टिकली एक्टिव तो होता ही है, डेक्स्ट्रो भी होता है, लेवो भी होता है। तो उसने बोला डेक्स्ट्रो रोटेटरी 2-ब्यूटेनॉल, उसका स्पेसिफिक रोटेशन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, खैर यहाँ पे दिया हुआ है 13.9 डिग्री। बोला a sample of 2-butanol containing both the enantiomers, दोनों enantiomers हैं उसमें, was found to have a specific rotation value of -3.5 डिग्री। फिर देखो वही सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, भाई उसने पहले एक प्योर फॉर्म का स्पेसिफिक रोटेशन दे दिया और बाद में बोला जब दोनों उसमें मिक्स कर दिए गए हैं तो उसका भी ओवरऑल स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ है अंडर सिमिलर कंडीशंस, मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही। बोला परसेंटेज डेक्स्ट्रो और लेवो एनेंशियोमर बताओ इन मिक्सचर में ओवरऑल, आप बताओ। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, तुम लोग बताओ कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? अरे ऊपर सर ऑब्जर्व्ड वाला -3.5 एनेंशियोमरिक एक्सेस निकालोगे? यस Yes, sir. 3.5 upon 13.9 into 100. तो 3.5 अपॉन 13.9 ये प्लस में आएगा माइनस में आएगा? माइनस में आएगा ना? लेवो हो जाएगा। लेवो वाला है सर ये। तो इसका मतलब ये इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन है, कितना आएगा ये? 13 25% अराउंड है ना? नहीं कुछ आएगा 25 पॉइंट, कैलकुलेट करो। 17 25.17 2% मान लो इसको। और लेकिन ये लेवो है, लेवो एक्सेस में है, तो इसका sir. मतलब है कि जो वो हो गया होगा, क्या बोलते हैं भाई, रस्माइजेशन। 24.8. कितना 74.8 रस्माइजेशन हो गया होगा। इस 74.8 में इसका आधा करो, कितना डेक्स्ट्रो कितना लेवो होगा? 37.4. 37.4 होगा और ये भी 37.4। तो इसका मतलब ओवरऑल लेवो की वैल्यू, ओवरऑल लेवो वाले की 37.4 तो रहेगी, प्लस 25.2 भी आ जाएगी, ये ओवरऑल sir. लेवो वाला हो जाएगा। तो लेवो वाला जो आपका जोड़ लो जो भी आएगा, और डेक्स्ट्रो वाला सिर्फ 37.4 रहेगा, तो वहां से आंसर ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऊपर और नीचे वाले ऐसे ही कर दिए। देखो हम जो तुम लोगों से पूछना चाह रहे हैं, तुम लोगों ने हमको बताया नहीं उस तरीके का, अब चलो हमें बता दें। मतलब हमने ये पूछा था आप लोगों से, येलो पेन से जो दिखा रहे हैं, कि भाई ये स्पेसिफिक रोटेशन ये भी है और स्पेसिफिक रोटेशन ये भी है। तो जो एनेंशियोमरिक एक्सेस का फॉर्मूला लगा रहे हो वो तो होता था अल्फा ऑब्जर्व्ड, ओवरऑल ऑब्जर्व्ड अपॉन अल्फा। मतलब हमसे पिछले एक बार पिछले करा रहे थे उस ईयर, लास्ट ईयर, तो पूछा था एक ने, पिल गया, नहीं नहीं हमको ये बताइए अल्फा ऑब्जर्व्ड आप ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर में अल्फा स्पेसिफिक लिखते हैं, तो ठीक है डिनोमिनेटर में 13.9 ठीक है, न्यूमरेटर में आपने 3.5 क्यों लिखा? वहां ऑब्जर्व्ड रोटेशन होना चाहिए, आपने स्पेसिफिक। अरे भैया वही चीज है, वो ओवरऑल रोटेशन है ना वो पूरे सोल्यूशन का। हेलो, तुम लोगों ने इस पे सोचा नहीं, तुम बस Yes, sir. फॉर्मूला लगा रहे थे। No, sir. होता समझ था. रहे हो दोस्त? सोचा था। हाँ तो मतलब आंसर आ गया ना फिर, अगर सोच लिया तो बढ़िया है दोस्त, मतलब अच्छा है। हेलो, आवाज आ रही दोस्त हमारी? Yes, sir. यस सर। चलिए देखिए नेक्स्ट वाला, देखिए पेज नंबर 12 पे लिखा है मिक्सचर ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन, एक मिक्सचर है 2 ब्रोमोब्यूटेन का, हैज, देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन हैज एन एनेंशियोमरिक एक्सेस ऑफ 50%। और एनेंशियोमरिक एक्सेस जो है 50% की, वो किसकी है? अरे वही डेक्स्ट्रो 2 ब्रोमोब्यूटेन की है। तो इसका मतलब है 75%, 20%, फाइनली आंसर आ गया। क्या करोगे इतना लिख के? अरे एनेंशियोमरिक एक्सेस है Yes, sir. तो 50% रेस्माइजेशन होगा, उसमें 25% डेक्स्ट्रो 25% लेवो, तो पूरा डेक्स्ट्रो कितना हो जाएगा? 50 प्लस 25, और लेवो हो जाएगा 25। ठीक है बच्चा? यस सर। हाँ दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। लिखा है ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ 2 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड इन 10 ml सॉल्यूशन
A 25 centimeter long polarimeter tube is this. Specific rotation बताओ. तो अल्फा स्पेसिफिक इज इक्वल टू अल्फा ऑब्जर्व्ड अपॉन LC करते हैं. लो हेलो. Yes, sir. यस सर Yes, sir. हाँ तो साले प्लस 13 प्लस में आएगा 13.4 अपॉन L की वैल्यू क्या पुट करोगे? 2.5. 2.5 सर 2.5. 2.5. C की वैल्यू क्या पुट करोगे? 2/10. सर 1/5. 1. Yes, sir. हाँ तो इससे आंसर आ जाएगा. 19th पेज नंबर पे चलो. 2-butanol has a specific rotation of 13.5 degree. 2-butanol वो भी लेवो रोटेटरी वाला है. बोला कैलकुलेट ऑप्टिकल प्योरिटी एंड एंशोमेरिक एक्सेस ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग बोथ डेक्स्ट्रो एंड लेवो if the mixture has observed rotation 8.55 degree. मिक्सचर का ऑब्जर्व्ड रोटेशन 8.55 डिग्री है और 2-butanol का स्पेसिफिक रोटेशन -13.5 डिग्री है. बताओ भैया. सर -8.55 अपॉन -13.5 into 100. कुछ करना ही नहीं इसमें. Yes, sir. माइनस माइनस इंटू 100 कर दो, प्लस में आंसर आएगा. मतलब ये डेक्स्ट्रो वाला बचा रहेगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना. ठीक है भैया. यस सर. एनेंशियोमेरिक एक्सेस का एक और फॉर्मूला लिखा जाता है कहीं कहीं. देखो हमने उस फॉर्मूले को बताया नहीं. फॉर्मूला मतलब ऐसे ही अननेसेसरी कितना रखोगे आप. वैसे लॉजिकली भी कर सकते हो. एनेंशियोमेरिक एक्सेस निकालने का ये तरीका भी होता है. अगर डेक्स्ट्रो और लेवो आइसोमर गिवन है तो वो देखो ये लिखा हुआ है इसने. डेक्स्ट्रो माइनस लेवो का मॉड अपॉन डेक्स्ट्रो प्लस लेवो का मॉड इनटू 100. आंसर वही है. आंसर वही है दोस्त जो आप लोग जानते हो. अरे ऊपर यही तो करते थे. ये ऊपर वाले क्वेश्चन में जब डेक्स्ट्रो Yes, लेवो मिला देते थे, डेक्स्ट्रो लेवो मिला के डिनोमिनेटर में लिखते थे जिसका ओवरऑल स्पेसिफिक रोटेशन हम लिखते थे. और न्यूमरेटर में क्या लिखते थे? प्योर वाले का लिखते थे. अरे तो लिखा है व्हाट इज एन एंशोमेरिक मिक्सचर एक्सेस इन मिक्सचर कंटेनिंग 25% डेक्स्ट्रो 2-butanol 25% लेवो 2-butanol. इस फॉर्मूले को ना लगाओ तब भी तो कर सकते हो. इफ द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 2-butanol इज 13.5 डिग्री. कर लोगे भैया? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. बता देना दोस्त अगर कोई प्रॉब्लम हो तो. अगर नहीं भी लगाओगे तब भी हो जाएगा. इस फॉर्मूले को कर भी सकते हो लेकिन फॉर्मूला लगा लो, इजी बनाया जाता है. और ये एक आध पेजेस पे और हैं एनेंशियोमेरिक एक्सेस वाले, एनेंशियोमेरिक एक्सेस वाले. जितनी चीजें हमने आपको बताई हैं वही सब कुछ है. एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और हमको बता दो कि कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. अच्छा अभी हम जब इसका तुम्हें वो भेजेंगे पेजेस, तो बताओ ये सॉल्यूशन जो हमने थोड़ा थोड़ा लिखा है उसको लिखा रहने दे कि क्लीन करके दे दें एकदम साफ करके. सॉल्यूशन लिखोगे ना अपने आप घर पे कि सॉल्यूशन चाहिए तुम्हें? Yes, sir. लिख लेंगे. अच्छा लिख ठीक है. लेंगे हाँ sir. तो लिख लेना, हम वैसे ही भेज देंगे. लिखा द स्पेसिफिक रोटेशन फॉर अ प्योर एनेंशियोमर. स्पेसिफिक रोटेशन फॉर अ प्योर एनेंशियोमर इज -39 degree. A sample containing both enantiomer is found to have observed rotation of -62 to -62 degree. और 1 डेसीमीटर क्यूब, ये 1 डेसीमीटर लॉन्ग ट्यूब है. कंसंट्रेशन 3.5 ग्राम पर 100 ml है. ऑप्टिकल प्योरिटी बताओ. अरे तो पहले तो स्पेसिफिक रोटेशन निकाल देना, ऑब्जर्व रोटेशन और अपॉन LC से. और प्योर एनेंशियोमर का दिया है -39 डिग्री. तो भैया आप क्या करोगे? ऑब्जर्व रोटेशन अपॉन ये स्पेसिफिक रोटेशन इनटू 100 करते हैं, वहां से आंसर आ जाएगा. कर लोगे? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है दोस्त, हम आपको बता देते हैं. इतना हो गया. पेज नंबर 15 पे देखो कैसे डायग्राम के फॉर्म में बताया है, वो इजी चीज है. हमने ये बोला है, देख लो बाकी चीजें हो गई हैं. एकदम लेफ्ट पे देखो, हमने बोला है कि अगर कोई बोले 90% डेक्स्ट्रो 10% लेवो को मिक्स किया गया, 90% डेक्स्ट्रो और लेवो को सॉरी 10% लेवो को मिक्स किया गया तो क्या होगा? तो ऐसे ही कुछ बुक्स में समझाने का तरीका, वैसे तुम लोग तो जानते हो 90% डेक्स्ट्रो को 10% लेवो को मिक्स करोगे
तो 80% क्या होगा तुम्हारा, रिटेंशन होगा, 20% रेसमाइजेशन होगा, ये जानते हो ना। Yes, sir. Yes, sir. 80% रिटेंशन, 20% रेसमाइजेशन डायरेक्टली जानते हो। अरे कुछ लोग उसको बॉक्स के फॉर्म में बनाते हैं, बोलते हैं इसका मतलब ये है कि भैया लेवो वाला एक अलग बॉक्स में बना लो, ऐसे नीचे छोड़ थोड़ा सा, डेक्स्ट्रो वाला एक काम करो, ऊपर से खाली जगह उतनी छोड़ दो, ऊपर से, मतलब 100 में से उतना कम हो गया। और यहाँ से फिर उन्होंने बोला कि भाई अगर डेक्स्ट्रो लेवो दोनों मर्ज कर जाएं, तो डेक्स्ट्रो लेवो मर्ज कर जाएंगे तो बॉटम पे उतना जगह हो जाएगी, स्पेस, मतलब ये डेक्स्ट्रो वाला लेवो वाला इतने डेक्स्ट्रो को कंज्यूम कर जाएगा, तो नीचे भी खाली ऊपर भी खाली। तो उस हिसाब से बोल देते हैं लोग कि नीचे भी 10% खाली, ऊपर भी 10% खाली। इसका मतलब है कि डेक्स्ट्रो वाला इतना बचेगा 80%, और बाकी रेसमाइज हो गया। तो जब डेक्स्ट्रो वाला 80% बचा है तो 20% रेसमाइज नहीं हो जाएगा। अरे ये सिंबलिकली समझ पा रहे हो, कहीं कहीं लिखा होता है, यस सर। हो सकता है किसी, Yes, sir. हाँ तो सिंबलिकली बोलते हैं कि वो बस ऐसे हो गया। तो ठीक है दोस्त, आप लोग ये क्वेश्चंस करके आना, हम नेक्स्ट क्लास में एल्केन कंटिन्यू करेंगे। इनको कर लेना, अभी हम बाकी चीजें आपको सेंड कर दे रहे हैं, और अगर कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना आप लोग, ठीक है बच्चा। यस सर। Yes, sir. ठीक है दोस्त, अब Yes, आप लोग ब्रेक ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्त।